तो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी की हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाइयां। मेरे साथ अभिषेक और डिम्पी दिल्ली से और मुंबई स्टूडियो से। पूरे देश में इस वक्त जहां नॉर्थ में जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्म की, वेस्ट बेल्ट में मेजली दही हांडी गोविंदा की इस खास सेलिब्रेशन के साथ, इस खास पर्व के साथ आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे व्यूअर्स का। चलिए बढ़ेंगे आगे, पहले 4 बड़े ट्रिगर्स ले लेते हैं, उसके बाद एक एक कर सारे ट्रेड सेटअप को भी डिस्कस करेंगे। 4 बड़े ट्रिगर्स में पहले जो ग्लोबल मार्केट से आपके लिए ट्रिगर है, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस तो आपको फिर से दिख रही है यूएस मार्केट्स में। मेजरली जो सेमीकंडक्टर और ऑटो स्टॉक्स है वो वीक हुए हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वीक हुए हैं। डाउ 200 अंक, बैंक्स वहाँ नहीं चले हैं, 200 अंक टूटा है डाउ। और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा दबाव में दिख रहा है, लेकिन हम ऊपर तो आए हैं। 19,625 के आसपास आपको गिफ्ट निफ्टी इस वक्त दिखाई दे रहा है। चिंता बड़ी जो ग्लोबल मार्केट से आ रही है वो डॉलर इंडेक्स की बढ़ती चाल को लेकर है, ब्रेंट को लेकर है। ब्रेंट क्रूड 91 के पास हो चुका है और एफआईज की भी बड़ी एक और कैश सेलिंग कल भी देखने को मिली है। सो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा जब आउटफ्लोज हैं तो। और दूसरे जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग पर आज नजर रहेगी। फोर्जिंग काउंटर्स में काफी मूव एक्शन है भी और इन पर क्या ट्रेड सेटअप बनता है। और साथ ही G20 की तैयारियों के बीच अब जो बाइडेन बैठक के लिए आज भारत पहुंचने वाले हैं, उस फ्रंट से भी सारा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन पहले तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में भी जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्म की अच्छी खासी तैयारियां चल रही हैं। डिम्पी, अब तो अभिषेक भी वहीं है। अभिषेक भी आप इस बार जन्माष्टमी यहीं एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि मथुरा में, वृंदावन में अगर आप देखेंगे तो अलग एक उत्साह होता है। हालांकि जन्माष्टमी पूरे देश भर में मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण 16 कला से संपन्न थे, तो वो हर चीज़ में पूजनीय हो जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये हर्षोल्लास का दिवस है। इस समय क्या ऋतु परिवर्तन भी हो रहा था, तो हर्षोल्लास है चारों तरफ। तो 6 तारीख की दोपहर से ये मुहूर्त शुरू हुआ तो 7 तारीख तक चलेगा, इसलिए काफ़ी सारी जगहों पर कल भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। आज भी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा श्री कृष्ण की जो नगरी है मथुरा और वृंदावन, वहाँ तो खैर देखते ही बनता है। और अलग अलग झांकियाँ, बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। और इस सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि हम श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के तौर पर मनाते हैं। रात को उनका जन्म हुआ और उसके बाद आज रात को भी काफ़ी सारी जगहों पर जागरण बकायदा होता है। और साथ ही साथ जब श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता है तो शंख और नगाड़ों के साथ उनका स्वागत आज भी पारंपरिक तरीके से ही किया जाता है। क्या बच्चे हों, क्या बूढ़े हों, सबके आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आज उनका जन्मदिवस और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये हर्षोल्लास तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बताता ही बताता है, हमारी आर्थिक समृद्धि को बताने के लिए G20 चल रहा है। और अभिषेक, G20 आप यहाँ पे हैं दिल्ली में, तो आप देखेंगे कि आपको जगह जगह पर G20 के चिन्ह दिख रहे होंगे। बिल्कुल, दिल्ली से लेके नोएडा यार में G20 की कह सकते हैं कि रौनक है। और कृष्ण जी के अलावा G20 आज फोकस में रहेगा और उसके लिए जो मेहमानों की जो श्रृंखला है वो शुरू हो गई है यहाँ पर आना। आज अमेरिका के राष्ट्रपति, कह सकते हैं दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंचेंगे। उनका ये 4 दिवसीय दौरा है और इस G20 को ऐतिहासिक बनाने के लिए, खास बनाने के लिए, इतने बड़े मेहमानों की अगवानी करने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी बिल्कुल राजसी ठाट बाट की तैयारी की गई है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये जो बर्तन दिख रहे हैं, बर्तन सोने और चांदी के हैं। जी हाँ, जो मेहमान आएंगे G20 के, जिसमें कि 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल होता है, तो उनके लिए सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसने की तैयारी की गई है। तो भारत का दम ना सिर्फ वैश्विक स्तर पर ना सिर्फ दिख रहा है, बल्कि अपने मेहमान नवाजी से भी किस तरह से दिल जीता जाता है, ये भी भारत इसकी अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन G20 के साथ साथ आज डिम्पी, हम कह सकते हैं कि पीवीआर और पीवीआर आइनॉक्स के जो शेयर होल्डर हैं उनकी नज़र रहेगी ज़रूर, क्योंकि जवान शाहरुख खान की एक कह सकते हैं कि इतनी बड़ी रिलीज़ कभी उनकी हुई नहीं। एक साथ 10,000 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और निश्चित तौर पर उत्साह होगा। देखना होगा किस तरह के रिव्यूज़ निकल कर आते हैं और प्रशांत जब आगे आएंगे तो उनसे समझेंगे कि फिल्म कैसी है और आपको थिएटर में देखने जाना है या नहीं। लेकिन चलिए यहाँ से अब शुरुआत कर लेते हैं आज के सत्र की। अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वहाँ से हमने थोड़ी सी ब्याज दरों की चिंता अमेरिका में है। डॉ में हमने देखा है कि लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी रही। नेस्डेक में 1% के आसपास की नरमी है, तो थोड़े से ग्लोबल सेटअप कमजोर है। प्रियंका, कुछ खास क्यूज जहां पर नजर रहेगी क्या?
देखिए अभिषेक, मेजर बात तो वही है, जो सारे बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आप देखें, डॉलर इंडेक्स को देखें 105 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, ब्रेंट क्रूड 91 की तरफ बढ़ रहा है। जो एक खास कमेंट आया वहाँ पर यूएस बॉन्ड्स को लेकर, तीसरा दिन था क्योंकि हायर यील्ड पर यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो थे वो बंद हुए हैं, और वो भी ऐसी स्थिति पर जब हम जॉब्स रिपोर्ट में कमी देख रहे थे शुक्रवार को। तो बात बहुत सारी तरह की आ रही है। बात ऐसी भी आ रही है कि शायद रेट हाइक आगे हो, सितंबर में ना हो। बड़े बड़े फेड के रिप्रेजेंटेटिव भी अपना व्यू यहाँ पर दे रहे हैं। मोहम्मद अल अरियान ने भी अपना एक व्यू यहाँ दिया और उन्होंने क्लियरली यही कहा कि डेटा डिपेंडेंट होता है फेड, लेकिन अगर डेटा को देखे तो उन्हें लगता है कि शायद डोर ओपन होगा फ्यूचर में रेट हाइक का, शायद इस बार ना हो। तो इस तरह की इसी रसाकशी के बीच आप देख रहे हैं कि बाजार अपना एक रिएक्शन दे रहे हैं थोड़ी कमजोरी के साथ। तो आपने कल भी देखा, कल खास बात हुई कि नैस्डैक और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर दिखा, चल भी चुके थे काफी, और हम भी यहाँ देख रहे हैं हमारे भी बाजारों में, इंडियन मार्केट्स में कल थोड़ा आईटी लगाट था। सो ऑफ कोर्स मेटल्स थोड़े प्रेशर में, डॉलर इंडेक्स फिर से आपको ऊपर दिख रहा है 105 की तरफ बढ़ते हुए। तो ये सारे सेटअप के बीच में जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, क्या वो आज थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं? आईटी हो, टेक्नोलॉजी हो, इनको एक बार वॉच करेंगे। सो ये तो बात हुई ग्लोबल सेटअप की। एक बार डोमेस्टिक सेटअप को भी समझ लेते हैं। डिम्पी, डोमेस्टिक सेटअप में क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई? हाँ, देखिए डोमेस्टिक सेटअप के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर कल की जो क्लोजिंग है वो सरक के वापस निफ्टी 19,600 के ऊपर पहुंचा अभिषेक, और साथ ही अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे वो थोड़ा लेगार्ड था। आपने क्या क्या नोटिस किया, एक बार जरा बता दीजिए अभिषेक। बिल्कुल, कल हमने देखा था कि तेजी रही बाजार में, लेकिन आखिरी घंटे में कहीं ना कहीं निफ्टी ने कोशिश की थोड़ी सी रिकवर करने की, और उस रिकवरी में हमने ये देखा कि जो डिफेंसिव्स थे, अगर आप हेल्थ केयर की बात कर लें, अगर आप फार्मा स्टॉक्स की बात कर लें, एफएमसीजी में भी कल हमने अच्छी तेजी देखी। टाटा कंज्यूमर को लेकर खबर आई कि वो हल्दीराम का कारोबार अधिग्रहण कर सकते हैं, तो टाटा कंज्यूमर की खबर आने के बाद हमने देखा कि ये शेयर तेजी से चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन बैंक में निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी वहां पर चर्निंग हो रही है। एचडीएफसी बैंक कल चल गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कल नहीं चला, तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पर बनी हुई। 125 पॉइंट निफ्टी बैंक कल नीचे बंद हुआ, लेकिन हम डिफेंसिव्स के बदौलत ये बाजार कल का चला है, और कहीं ना कहीं बैंकिंग में अभी थोड़ा सा पेन बचा हुआ। हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो बाजार के लिए अभी आज का जो सत्र है वो क्रूशियल इसलिए भी होगा क्योंकि थोड़ी सी दिशा की तलाश बाजार करता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका से कुछ खास संकेत नहीं है, लेकिन डिब्बे आप जरा ये बताइए कि वायदा बाजार से क्या संकेत आ रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि 19,500 तक तो निफ्टी एक बार गिरा, लेकिन वहां से फिर से सपोर्ट लेकर 19,600 की तरफ जाता दिखाई दिया। देखिए जो भी आप पॉइंट, हाँ, जो भी आप पॉइंट बता रहे हैं ना, सारे के सारे पॉइंट डेरिवेटिव्स में बहुत क्लियर है, और हमने कई बार आपके सामने बात भी रखी है। ये कल भी हमने बात रखी थी कि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, अगर करना हो तो निफ्टी पे करना। ये बात भी रखी थी कि धीरे धीरे सरकता निफ्टी चलेगा। आपको एक दिन में 200-300 पॉइंट वाले दिन चले गए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। पहले बाजार गिरा और कल पुल बैक का दिन है। काफ़ी सारे लोगों को पुल बैक पसंद आया, काफ़ी सारे लोगों को कल मार्केट का फॉल भी पसंद आया। तो मार्केट ने एक ही दिन के अंदर दोनों लोगों को खुश करने का काम भी किया है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मार्केट ने अभी अपना रेजिस्टेंस को पार नहीं किया है। ये रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस है 19,650 का। जब तक निफ्टी इसको पार नहीं करता, डिसाइसिवली शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर आएगी नहीं। दूसरी बात, मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है। इस रेंज में अच्छी चीज़ क्या हुई है? इस रेंज में अच्छी चीज़ हुई है कि आपके सपोर्ट पक्के हुए हैं और सपोर्ट थोड़े चले हैं। जैसे 19,300 वाला 19,400 हो गया, 19,400 वाला कई लोग 19,500 भी रखेंगे। तो आपके पास 400, 500, 300, ये 3 मेगा सपोर्ट है जो कि बाजार को धीरे धीरे नीचे नहीं जाने देंगे, और इसको तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए। जो फोर्स इस समय मार्केट के अंदर एब्सेंट है वो विक्स से आपको पता लगती है, वो फोर्स क्लियरली एब्सेंट है। एफआईस का ट्रेड के अंदर जो हुआ कल, वो ये हुआ कि 51% की लॉन्ग होल्डिंग है। ये 48 भी नहीं जा रही है, 55 भी नहीं जा रही है। पिछले 5 दिन से एफआईस होल्डिंग करीब 51% है, तो बाजार चलेगा कैसे? रिटेल के पास भी 51% होल्डिंग है। मैंने कल भी आपके सामने बात की थी, एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा। दोनों के पास इस समय होल्डिंग बहुत टाइट है और दोनों पोजीशंस लेके खड़े हुए हैं, इसलिए एक का खाली होना बहुत जरूरी है, और हमें लगता है कि शायद थोड़ा चर्न करेगा। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हो सकता है जैसे कल बैंक निफ्टी शेक किया है ना, तो आज निफ्टी थोड़ा शेक करे। वो ऊपर करे या नीचे करे वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन थोड़ी शेकिंग होगी, तो इसलिए ऑप्शंस वाले, खासकर निफ्टी वाले, आज थोड़ा क्लियरली वॉच करें। निफ्टी के लिए तो रणनीति होगी, लेकिन निफ्टी बैंक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए
अगर निफ्टी अगर हम बैंक की बात करें तो 27% वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, 24% आईसीआईसीआई बैंक का है और कल दोनों की डिफरेंट चाल रही है, तो थोड़ी सी कशमकश है यहाँ पर। किस तरह से सेटअप होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए कल 6% का ओवाई बिल्डअप इसके अंदर हुआ, यानी कि कल यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, फ्रेश शॉर्ट्स हुए हैं। लेकिन अच्छी चीज़ इसके अंदर मैं पूरी प्रोसेस में बता देता हूँ, वो है प्रीमियम्स। प्रीमियम किस चीज़ का सूचक है? प्रीमियम इस चीज़ का सूचक है कि हमको बाजार में टिकना है और हमारा मनोभाव कितना ऊंचा है। आप तभी तो ज़्यादा पैसे देंगे ना जब आपको लगेगा ये चीज़ अच्छी है। भले ठीक है आप उसको खरीदेंगे नहीं, लेकिन आप पैसे इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये चीज़ अच्छी है। ये प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम मार्केट के अंदर खड़ा हुआ है। और आप बिलीव करेंगे 225 पॉइंट का प्रीमियम है। हम तो सीरीज की जब शुरुआत में आए थे तब 225 पॉइंट नहीं था, तो अब तो गिर रहे हो आप, उसके बाद 225 पॉइंट का प्रीमियम है। इसलिए बैंक निफ्टी जब तक 45,000 के ऊपर जाएगा नहीं, ये टिपिकली आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा। ब्रेकडाउन की सिचुएशन भी नहीं है क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है, वह है 44,000 से लेकर 44,500। अभी आप उसी में ही हैं। ये रोटेशनल फोर्सेस काम करेंगी। एचडीएफसी चलेगा तो कोई बैंक नहीं चलेगा, कोई बैंक चलेगा तो एचडीएफसी नहीं चलेगा। ये आपको जूझना पड़ेगा बॉस, देखिए इससे। और मैं फिर से एक बार बता दूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, अगर आपको पोजीशंस लेनी है तो अगर कोई डिप मिलता है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बड़ा रिटर्न अभी नहीं मिलेगा 2-4 दिन। आपको छोटे छोटे रिटर्न चाहिए। एग्जाम्पल, निफ्टी के अंदर आपको 75 पॉइंट चाहिए, बैंक निफ्टी के अंदर आपको 150 पॉइंट चाहिए, तो आप आ जाओ। अगर आपको ये लगता ही नहीं मेरा कॉर्पस नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा इतना, तो फिर आप छोड़ दो, फिर आप इंडेक्स छोड़ो, फिर आप स्टॉक्स को पकड़ो, आपके काम का है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। लेकिन डिम्पी, कल आपने आदित्य बिरला फैशन और लॉरस लैब बताया था, आज कौन से शेयर्स हैं आपके रडार पर? देखिए कल भी हमने डिफेंसिव शेयर रखे थे, आज भी हम डिफेंसिव रखेंगे। वजह उसकी बहुत साफ है, मार्केट के अंदर एग्रेशन नहीं है। ये एग्रेशन जब कम होता है तो आप एग्रेसिव शेयर्स के साथ जाइएगा भी नहीं। तो आज हमने जो पहला शेयर रखा है वह डिविस लैब है। मैं इन दोनों शेयर्स को बताने से पहले एक कैवेट आपके सामने रख दूं, ये दोनों बाइंग ऑन डिप्स के शेयर हैं, टिपिकली थोड़ा लेके रखने वाले शेयर्स हैं। ये एक दिन के अंदर प्रॉफिट नहीं देंगे, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको आज ही इसी समय ही। तो कंसोलिडेशन चल रहा है डिविस लैब के अंदर। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, हमने कंसोलिडेशन का डब्बा बकायदा अलग से आपके लिए बनाया हुआ है। ये कंसोलिडेशन में मार्केट का फॉल, मार्केट का राइज दोनों इंक्लूड है, और इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक नहीं किया। ये कंसोलिडेशन हो सकता है 2-5 दिन 10 दिन और चल जाए, लेकिन जब भी होगा तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, आपको क्लियर पता लग जाएगा। इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार से इसका स्टॉप लॉस और टारगेट लेके ट्रेड कीजिएगा। लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि सेक्टर बजिंग है इसलिए ब्रेकआउट ही होगा। तो कंसोलिडेशन का फायदा, यानी कि आज तपस्या कीजिए जन्माष्टमी वाले दिन, हो सकता है 2-4 दिन में आपको फल मिल जाए। डिविस लैब इस रिवॉर्ड से ठीक है। दूसरा शेयर है टाटा स्टील। देखिए मेटल्स को लेकर क्या होता है ना, जैसे कुछ दिन पहले निकुंज भी आपको बता रहे थे, जो मेटल्स की तेजी होती है थोड़ी सिक्लिक होती है, वो एक दिन का नहीं होता। वो इकोनॉमी के अंदर जब टर्न अराउंड हो रही होती है ना चीज़ें, तब मेटल्स वगैरह चलने शुरू होते हैं। तो आप देखेंगे टाटा स्टील ने ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद की फोर्स नहीं मिल रही है उसको। तो आप एक काम कर सकते हैं, जहां से ब्रेकआउट हुआ है और जहां पे आज खड़ा है, इसके बीच का जितना हिस्सा है ये सारा बाइंग जोन है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेके एक बार यहां पर भी ट्रेड दे सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है। सिर्फ आपको एंट्री लेनी है बाय जोन में, इसलिए लेके थोड़ा रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे ठीक है। हालांकि मैं आपको एक स्टॉप लॉस जरूर एडजस्ट करवा सकता हूँ यहाँ पे, वो है 120 का। जब तक टाटा स्टील 120 के अब नीचे नहीं जाता, कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। आप इन दोनों शेयर्स में कैवेट लगा के बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे पोजीशंस बनाइए, थोड़ा रख लीजिए, आज नहीं कल नहीं, हो सकता है परसों, लेकिन रिटर्न अच्छे देंगे और आपको लॉस नहीं देंगे। ये काफी हद तक चार्ट से क्लियर हो रहा है। प्रियंका, चलिए बिल्कुल, तो ये तो बात हुई दो स्टॉक्स की, इंडेक्स पर, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर एक ट्रेड सेटअप की। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, जो अब हमारे को यहाँ पर ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, इंडेक्स पर भी और साथ ही स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी। आज हमारे साथ पैनल पे कौन कौन है? किरण जानी है, सोनी पटनायक हैं और कुणाल परार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। शुरुआत चलिए सोनी के साथ करते हैं आज। सोनी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी तो लॉन्ग शॉट रेशो बड़ी है, लेकिन अभी भी जिस तरह की रेजिस्टेंस निफ्टी पर दिख रही है, आपको क्या लग रहा है एक आध दिन का और साइडवेज मूवमेंट रह सकता है इंडेक्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, डिम्पी जी और अभिषेक जी, सारे दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग एंड विशिंग एवरीवन वेरी हैप्पी जन्माष्टमी।
जी, आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको पकड़ा है। निफ्टी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के लेवल पे आ गया है। 19,650 का उसका रेजिस्टेंस है और कल अगर हम देखें तो 19,600 की कॉल में भी अनवाइंडिंग थी नहीं। भले ही निफ्टी एक 19,600 के ऊपर निकाल लिया, बट फिर भी कॉल में अनवाइंडिंग हुई नहीं है। यानी कि शायद आज एक और दिन हो सकता है जहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स वही 19,600 के लेवल पे ही थोड़ा स्ट्रगल करें या बैटल करें। बट सिल्वर लाइनिंग यही है कि नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 19,500 और 19,550 इन दोनों की पुट कॉल रेशियो काफी अच्छा है। 3 के ऊपर ही वो सस्टेन कर रहा है, यानी कि पुट राइटर्स को आज इस एक्सपायरी में काफी कंफर्ट है कि आज वो 19,500 19,550 की लेवल को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। जो भी आज झगड़ा हो सकता है वो 19,600 की तरफ ही हो सकता है। बट मेरे ख्याल से आज एक्सपायरी में कोई भी छोटा सा आपको डिप मिलता है करीबन 19,580 19,550 के तरफ, तो आप उसको खरीद भी सकते हैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी के अनुसार। और मेरे ख्याल से वहां से बाउंस बैक कर सकता है थोड़ा बहुत अगेन टू 19,620 टू 19,650। तो इसी रेंज में आज एक्सपायरी मेरे ख्याल से रह जाएगी। शायद थोड़ा सा म्यूटेड एक्सपायरी रहे, बहुत वाइल्ड मूवमेंट्स ना मिले, क्योंकि निफ्टी में स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। अगर प्रॉब्लम है तो वो बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी फिर भी अभी भी उसी रेंज में चला हुआ है, 44,000 टू 45,000 के बीच में है। ना ही वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ना ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में और एक वीक मेरे ख्याल से ऐसे कंसोलिडेशन में गुजर जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो कोई भी ब्रेकआउट देने से पहले ही थोड़ा कंसोलिडेट ज्यादा समय के लिए करता है। तो बैंक निफ्टी में आएगा, बट वो काफी टाइम के बाद आएगा। सो अभी बैंक निफ्टी में तो ट्रेडिंग कुछ होता नहीं है, निफ्टी में स्ट्रेंथ बेटर है, तो इसलिए निफ्टी में एक्सपायरी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से जितना आपको डिप मिलता है आप वहां से खरीद सकते हैं। जब तक 19,500 होल्ड करता है स्पॉट में, तब तक ये अच्छा है। आप वहां से उसको स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक आप एक इंट्राडे मूवमेंट के लिए 19,600 टू 19,650 के तरफ भी आप देख सकते हैं। तो निफ्टी में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन वाला फेज बना रहेगा, वहां पर कुछ खास ट्रेड नहीं बने, लेकिन निफ्टी गिरावट पर खरीदारी की यहां पर रणनीति है। कल भी हमने देखा कि 70 अंकों के आसपास की रेंज थी और सोनी के मुताबिक आज जो रेंज होगी वो भी कमो बेश यही रहेगी, 100 अंकों के आसपास की रेंज रहेगी। तो 19,580 या फिर 550 के आसपास आपके लिए एंट्री का बेहतर मौका बनेगा और शायद 19,650 तक इंडेक्स आज जाता हुआ दिखेगा। तो ये तो इंडेक्स की रणनीति होगी, लेकिन स्टॉक समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। किरण के पास पहले चलेंगे। किरण, गुड मॉर्निंग, बताइए अपने शेयर कहां पर आज आपको मौके दिख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को जन्माष्टमी की इस पर्व पे हार्दिक शुभेच्छाएं। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें हम पर्टिकुलरली, तो जिस तरह से ओवरऑल सेटअप दिख रहा है इंडेक्स में, कहीं ना कहीं हमारा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रारी है या तो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी जगहों पे एक अच्छे ब्रेकआउट पैन आउट हो रहे हैं। तो वर्लपूल हमारा पहला स्टॉक रहेगा। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो क्लियर कट वहां पे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और काफी लंबे समय के बाद स्टॉक अपने 1600 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो कल के सत्र में भी हमने देखा था एक अच्छी क्लोजिंग आई है, तो 1665 के आसपास की क्लोजिंग थी। वर्लपूल हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1700 तक के टारगेट है और 1650 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वर्लपूल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो टाटा कॉफी है। टाटा कॉफी में भी हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर का स्टॉक लंबे समय से 230 240 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। कल एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया है, तो टाटा कॉफी भी 255 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 270 का हमारा टारगेट है, 250 एज अ स्टॉप लॉस हम टाटा कॉफी में मेंटेन करेंगे। तो वर्लपूल एंड टाटा कॉफी आज के लिए हमारे दो पिक रहेंगे। ठीक है, वर्लपूल हो गया, टाटा कॉफ़ी हो गया। कल टाटा कॉफ़ी पे इसलिए भी एक सर्ज आया था क्योंकि टाटा कंज्यूमर्स की खबर ये थी कि वो हल्दीराम को ख़रीद रहा है, 51% स्टेक लेगा। और आपको मालूम है कि टाटा कॉफ़ी जाके मर्ज हो जाएगा टाटा कंज्यूमर्स के अंदर, तो इसलिए टाटा कॉफ़ी का जो सर्च था वो नोटिसेबल था। कल हमने भी आपको नोटिस कराया था और 270 का आपको टारगेट मिल रहा है। ये आज सेकंड डे है जब ये कंटिन्यू कर सकता है। 252 का स्टॉप लॉस है, खबर के साथ ही बना हुआ शेयर है, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ध्यान से आप लगा लीजिएगा, प्लेस कर लीजिएगा। वर्लपूल प्लस है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपके ट्रेड कौन से हैं? जी प्रियंका जी, आप सबको एंड जितने भी पैनलिस्ट है एंड प्लस आपके जितने भी हमारे दर्शक मित्र हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के जन्माष्टमी की। आशा करते हैं कि श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो ऐसे ही हमारे पोर्टफोलियो में बना रहे और हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहे आने वाले दिनों में। ना वो स्टॉक की बात कर लेते हो तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है और तीनों दिन बाई साइड के है। सबसे पहला जो स्टॉक है MGL है, काफी अच्छे
लेवल कल हमें देखने को मिले, ब्रेकआउट देखने को मिला है 1072 के अराउंड स्टॉक कल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। 1025 1025 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 1110 1110 का पहला टारगेट है, वो ब्रेक होते ही 1165 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो TNPL है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। 283.80 284 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। बाय करिए 269 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट हमें यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो पहला टारगेट है हमारा 295, और वो जैसे ब्रेक होता है 314 314 का दूसरा टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। और लास्ट स्टॉक है एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कल हमें ये स्टॉक में देखने को मिला है, और नाम है इसका जेके टायर, सॉरी जेके पेपर। 399 के अराउंड जेके पेपर अभी ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल कल सारे के सारे पेपर काउंटर्स में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिले है। जेके पेपर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का कल के दिन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। बाय करके यहाँ से चलने की सलाह है। टारगेट जो रहेगा वो है 412, एंड वो जैसे ब्रेक होता है 433, दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और हम एसएल जो मेंटेन करेंगे वो है 382 का। ठीक है, तो ये तो रही कुणाल परार की रिकमेंडेशंस। अब बात कर लेते हैं सोनी से भी। सोनी ने अपनी रिकमेंडेशन अब तक स्टॉक्स में नहीं दिया। सोनी बताएं, आप कहाँ आज ट्रेड देखेंगी? मेरा बाय रहेगा फार्मा काउंटर में। वहां पे ल्यूपिन एक है जहां पे प्राइस एक्शन अगेन 1145 के आसपास नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से 17 अगस्त को भी वो इसी लेवल तक ही पहुंचा था, वहां से उसको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा था। आज दोबारा उसी लेवल पे आके पहुंचा है, बट इस बार अकेले नहीं आया है। 17% 17% का लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस अपने साथ लेकर आया है। तो पहला बाय मेरा ल्यूपिन में रहेगा। 1115 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर का टारगेट रहेगा 1180 और 1200। इसी लेवल पे आप उसको बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। मेरा दूसरा पिक रहेगा आईटीसी। देखिए आईटीसी मेरे ख्याल से एक फॉल के बाद कंसोलिडेट अच्छे से कर रहा है। 430 और 435 का उसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं 435 के स्टॉप लॉस के साथ। और उसका पहला टारगेट रहेगा 470 टू 475। आईटीसी ऑलमोस्ट 14% अवे है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई, तो वहां पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। मेरे ख्याल से आईटीसी में एक बड़ा मूवमेंट आने को काफी तैयारी में लगा हुआ है। ओके ठीक है, आईटीसी तो एक सेफेस्ट स्टॉक है। कल भी हमने देखा कि वो ज़्यादा टूटा नहीं और चला ठीक ठाक 4 रुपये के करीब, और आज भी आप 470 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो ल्यूपिन वाली कॉल है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आप यकीन मानेंगे, आज मैं डिविस को स्वैप करके पहले ल्यूपिन ही लेने वाला था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई इस तरीके शेयर के मोमेंटम को देखने के बाद। मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं मैं किसको कर ले पाया। असल में राकेश झुंझुनवाला ने जहाँ पे माल बेचा था ना 1150 के आसपास, ये शेयर वहीं आ गया है। ये चार्ट हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पे आप रेड कलर का मार्क देख पा रहे हैं ना, ये राकेश झुंझुनवाला ने हिस्सा बेचने वाला समय था। मैं आपको समय भी बताता हूँ, ये मई 2021 था। तो आज हम 2023 के मई को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 2.25 साल बाद आज हम उसी जगह पे ल्यूपिन के अंदर पहुंच गए हैं जहां पे राकेश जी ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा था। पूरी गिरावट आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, और उसके बाद का पूरा शार्प रनअप भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कई बार अच्छे शेयर्स आपको अच्छे रेट पे मिल जाएं, आप उसको पकड़ के रखिए। एसआईपी वाला मॉडल टिपिकली इस तरह के ल्यूपिन जैसे शेयर्स पे काम अच्छे से करता है। सोनी आपने सही शेयर पकड़ा है, ये ल्यूपिन और आईटीसी, इन दोनों पे हम आज ज़रूर ध्यान रखेंगे। शरद को अपने साथ कनेक्ट करते हैं जल्दी से और चेक कर लेते हैं कि आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ऑफकोर्स टीसीएस फोकस में रहेगा, और यहाँ पे जेएलआर के साथ उनका जो डिजिटल यूनिट है उसके साथ लगभग 800 मिलियन पाउंड का जो है करार किया गया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 5 साल के लिए होने वाला है। इसके अलावा ऑफकोर्स भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल्स और आरके फोर्जिंग भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो क्लास 8 के जो ट्रक ऑर्डर्स है वो अगस्त के आ गए हैं, और यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 16% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। हालांकि अगर रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स के लेवल्स के बारे में बात करें तो वो अभी भी जो है अपने लेवल्स के नीचे आ रहे हैं। तो ओवरऑल मिले जुले जो है संकेत देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मैनेजमेंट मीट आया, 2 अहम बात सामने आए हैं। सबसे पहला है कि 25% AUM का जो CAGR ग्रोथ है अगले 4 से 5 साल में देखने मिलेगा, और मार्जिन्स हालांकि शॉर्ट टर्म में प्रेशर ज़रूर रहेगा, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी डिपॉजिट फ्रेंचाइज को, उनकी जो CD रेशियो है वो लोअर है। मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा जो है फोकस में रहने वाली, क्योंकि जो अगस्त की IPM डेटा आती है भारत की जो फार्मा मार्केट की,
ये ओवरऑल 4% बढ़ा है क्योंकि प्राइस हाइक। लेकिन जो इंडस्ट्री से बेहतर कंपनी की है, ये 3 कंपनी नोट कर लीजिए, वो है सन फार्मा, टोरेंट फार्मा और मैनकाइंड फार्मा। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो अंडर परफॉर्म किया इंडस्ट्री के ग्रोथ से, वो है आपके फॉरेन एमएनसी कंपनी जैसे कि फाइज़र और सनोफी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का भी मैनेजमेंट मीटिंग हुआ था और 2 अहम बात सामने आई है। सबसे पहला कि मार्जिन्स में जो इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि फंडिंग कॉस्ट जो है बढ़ रही है, तो वित्त साल 2024 और 23 के मार्जिन जो एक सामान्य लेवल पर रह सकते हैं। और आगे जाते हुए ब्रांच एक्सपेंशन पे बुलिश नज़रिया आईसीआईसीआई बैंक का देखने मिला है। इंटरेस्टिंग स्टॉक है धानुका एग्रीटेक। इनका मैनेजमेंट मीट में एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि ऑफकोर्स अगस्त के महीने में जो डेफिशिएंट रेनफॉल देखने मिली, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि पेस्टिसाइड जो पेस्ट्स होते हैं वो बढ़ गए क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ गई। तो उसके कारण जो है इंसेक्टिसाइड डिमांड, उनकी प्रोडक्ट है, उसमें बढ़ोतरी देखने मिला। डिमांड इंक्वायरी स्ट्रांग आई है और वित्त साल 2024 के लिए जो रॉ मटेरियल प्राइस की गिरावट आई है, उसके कारण 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है ऑपरेशनल मार्जिन्स में बेनिफिट देखने मिल सकता है। आज जो है जवान की जो है रिलीज़ होने वाली है 10,000 स्क्रीन में और ये शाहरुख खान का सबसे बड़ा रिलीज़ हो सकता है और पीवीआर आइनॉक्स जो है इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। फोर्स मोटर्स के अगस्त के सेल्स आए हैं, बहुत शानदार सेल्स आए, लगभग 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। मिंडा कॉप में प्रमोटर बाइंग हुए 5.5 लाख शेयर्स की। वही अगर बात करें अदानी पावर की तो वहाँ पे 36 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन प्रमोटर साइड से देखने मिली है। आवास फाइनेंसेस में स्मॉल कप वर्ल्ड फंड ने जो है लगभग 0.6% स्टेक लिया है। और आखिर में बिरला कॉप के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो डबल करना चाहते हैं अपने महाराष्ट्र प्लांट मुकुंद बांध की जो कैपेसिटी है उसको, और अगले साल जो है लगभग 25 लाख टन की जो है उनकी एक्सपेंशन प्लान्स है। ये तो रहे सारे के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज। शुक्रिया शरद ये सारे बताने के लिए। कंपाइल कर लेते हैं आप सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी। ममाक्षी को लेकर आते हैं। ममाक्षी बताएं मॉर्निंग। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईटी शेयरों के साथ। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में इन्हें पिकअप होती हुई नज़र आ रही है और ये लार्जली लार्ज डील्स के चलते उन्हें नज़र आ रही है। मार्जिन इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है मगर ये थोड़ा सा स्लो रह सकता है और ओवरऑल लिमिटेड विजिबिलिटी है एक टर्न अराउंड डिस्क्रिशनरी डिमांड में जो IT सर्विसेज के लिए है और इसी के चलते थोड़े कॉशियस है ये पूरे IT सेक्टर पर। तो ओवरऑल खरीदारी की राय इनकी तरफ से बरकरार है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट पर रिड्यूस की राय बरकरार है। TCS, LTI माइंट्री, एम्फोसिस और LTTS पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। विप्रो, HCL टेक और परसिस्टेंट सिस्टम पर और इन्फोसिस को उन्होंने रिड्यूस की राय से अपग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। इसके अलावा इंडिगो भी हमारे रेडार पर रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि लोअर यील्ड्स और हायर फ्यूल प्राइसेस के चलते Q2 में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ सकती है। इनफैक्ट Q2 में करीब 11 रुपीज़ प्रति शेयर का लॉस भी एक्सपेक्टेड है, मगर इसके बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने इंडिगो पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 2,600 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे HDFC बैंक पर। मैक्वायरी का कहना है कि लो क्रेडिट कॉस्ट के चलते रिटर्न ऑन एसेट्स कंपनी Q2 में करीब अराउंड 1.9% पर रिपोर्ट कर सकती है। PPOP ग्रोथ हालांकि थोड़ा सा लो हो सकता है और ये मेनली हायर ओपेक्स और मार्जिन पर नियर टर्म प्रेशर के चलते दिख सकता है। HDFC बैंक उनके मुताबिक एक मार्की बाय है और इनफैक्ट पूरे ही सेक्टर में इनकी टॉप पिक है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मैक्वायरी ने HDFC बैंक पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 2,110 रुपीज़ प्रति शेयर का। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो मार्जिन पर प्रेशर बना रहेगा HDFC बैंक के भी, लेकिन 1,600 रुपये के आसपास का शेयर है और जो टारगेट निकल के आया है वो है 2110 रुपये। आई थिंक ये टारगेट है जिसको जरा हम करेक्ट करेंगे। आउट परफॉर्म की रेटिंग है HDFC बैंक पर मैक्वारी की ओर से। और ICICI बैंक की मैनेजमेंट मीट की कुछ टेकअवेज आए हैं, वहाँ से भी यही संकेत आए हैं कि मार्जिन पर प्रेशर बना रहेगा या फिर FY23 में जो मार्जिन क्लॉक किए थे बैंक ने कमोबेश वही स्तर FY24 में भी दिखेगा। तो मार्जिन वाली बात निकल के आ रही है। लेकिन कल हमने देखी 1.5% के आसपास की तेजी HDFC बैंक में। किरण, क्या आपको लगता है कि जो कल का मूव है, हालांकि काफी दिन से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले जोन में ही है HDFC बैंक का शेयर, लेकिन कल की तेजी क्या संकेत दे रही है? क्या आज थोड़ी सी और बढ़ेगी तेजी? क्या लॉन्ग करनी चाहिए? किरण प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। ओके सर। सो HDFC बैंक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 27 जुलाई के दिन HDFC बैंक ने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। वहां से लेके अब तक स्टॉक अपने
जो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं आप अगर इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे क्लियर कट हमें डबल बॉटम पैटर्न, जहाँ पे 2 बार जो उसने सपोर्ट लिया है 560 565 के आसपास, सो एक क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे जो 20 डेज मूविंग एवरेज उसने 2 महीने पहले ब्रेक की थी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कल का जो मूवमेंट है उसमें वॉल्यूम काफी अच्छे हुए, एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम के ऊपर HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है तो एक लॉन्ग करके जाना चाहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो कहीं ना कहीं 1580 1570 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप ऊपर में 1620 से 1630 तक की एक शॉर्ट टर्म रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो काफी अच्छा पैटर्न है, कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस है 1570 के स्टॉप लॉस से HDFC बैंक लॉन्ग करेंगे। ठीक है, HDFC बैंक को लॉन्ग करने की सलाह है, लेकिन सोनी आप जरा राय दीजिए भारत फोर्ज के शेयर पर, क्योंकि अमेरिका से जो क्लास 8 ट्रक्स की जो बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वो ठीक ठाक हैं। अगस्त में 15,400 क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री हुई है और जुलाई के मुकाबले करीब करीब 16% के आसपास का उछाल है। भारत फोर्ज क्या चल सकता है इस खबर के दम पर? कैसे लग रहे हैं चार्ट इसके? जी, भारत फोर्ज अगर पोजिशनली हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट आई वुड एडवाइस कि थोड़ा डिप मिलता है आपको 1075 टू 1066 के बीच में, तो ही आप इसको बाय कीजिए। और ये स्पॉट के लेवल से अनुसार मैं बता रही हूँ, स्ट्रेंथ है, बट आप इसको डिप में बाय करेंगे तो आपको बेहतर रेट मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, क्योंकि इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो 1050 पे है। तो अगर आप इसको उसी रेंज में बाय करेंगे डिप्स में, तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1050, और ये ऊपर की तरफ 1120 1140 के लिए जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसी रेंज में आप इसको प्ले कर सकते हैं, पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग है, आप इसको डिप्स में बाय कीजिए। ठीक है, भारत फोर्ज डिप्स पे बाय करें, फोकस में रखना होगा। हालांकि बड़ी तो है फिगर्स, लेकिन सितंबर में जहां ऑल टाइम हाई थे क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री, वहां से थोड़े से दबाव में आपको मंथर मंथ दिख रहे हैं। देखना होगा कैसे रिएक्ट करते हैं भारत फोर्ज का काउंटर, फोर्जिंग काउंटर, GNA एक्सेल, इन पर आज एक वॉच रहेगी। लेकिन वॉच रहेगी फार्मा काउंटर्स पर भी, क्योंकि बाजार थोड़ा डिफेंसिव मोड में है पिछले 2 दिन से। फार्मा काउंटर्स हो, FMCG काउंटर्स हो, और कल इंडियन फार्मा मार्केट का एक डेटा भी आया है जहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग प्राइस हाइक एक बड़ी वजह रही है, और इस इंडेक्स की ग्रोथ के मायने हैं कौन कौन सी कंपनीज जहां पर बेटर मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि जिन पर्टिकुलर कैटेगरी में ग्रोथ दिखी है उसे बनाने वाली सन फार्मा जैसी कंपनी, टोरेंट फार्मा और मैनकाइंड फार्मा है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ से बेटर ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या इन स्टॉक्स में, क्योंकि एक तो बाजार वैसे ही डिफेंसिव मोड में है और ये पॉजिटिव खबर भी इनके लिए क्या बाय ट्रिगर्स बना सकती है, एक बार ये समझते हैं कुणाल परार से। कुणाल हमारे साथ है। कुणाल, सन फार्मा अच्छा चल रहा है, मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट फार्मा ऑलरेडी मूवमेंट में है, क्या ये न्यूज फर्दर फ्यूल दे सकती है इन स्टॉक्स को? सबसे पहले सन फार्मा की बात कर लेते हैं। नाउ सन फार्मा को जो चार्ट है काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, 1142 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में हमें एक स्मॉल टाइम फ्रेम में एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो ये ब्रेकआउट फ्लैग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। जो व्यू है बाय करके चलने का ही है। 1142 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी हमारी। और जो लोअर लेवल पे एसएल आएगा, वो एसएल हमारा जो आएगा वो 1090 के अराउंड आएगा। सो बाय करिए 1090 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो 1180 1180 का पहला टारगेट है, स्टॉक हमें दिखा सकता है। 1180 जैसे ब्रेक होता है 1240 तक की मोमेंटम भी ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो व्यू अभी फिलहाल सन फार्मा में पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। और सामने साइड अगर मैं मैनकाइंड फार्मा की बात करूं, जिस हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू है मैनकाइंड फार्मा को लेके वो साइडवेज का है। ओके, पिछले 2-3 दिनों से देखने जाए तो ऊपर में 1820 और लोअर लेवल पे देखने जाए तो 1780 रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो मैं वेट करूंगा, अगर ये 1820 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली आई गो फॉर बाय, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि 1950 तक की वन वे मोमेंटम हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो सन फार्मा प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले, मैनकाइंड फार्मा 1820 के ऊपर जाता है उसके बाद ही खरीदारी करके चले। ठीक है, तो सन फार्मा में तो आउटराइट बाय है, लेकिन मैनकाइंड फार्मा में कंडीशनल बाय है, आप उस लेवल के ऊपर ही जाकर बाय करेंगे। ठीक है, एक और स्टॉक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब ये बात भी हो रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह की रैली दिख गई है। श्रीराम फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। श्रीराम फाइनेंस अपने मार्च लो से लगभग 30-40% ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन कल यहाँ न्यू वर्ल्ड फंड ने लगभग 26 लाख शेयर सेल ऑफ किए हैं। तो क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है? अच्छा खासा मुनाफा हुआ है,
और क्या ये सेलिंग इन मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ इंडिकेशंस पर्टिकुलर काउंटर्स में है, दबाव दिख सकता है क्या श्रीराम फाइनेंस पर? ये हमें किरण जानी बताएंगे। किरण, बताएं एक बार श्रीराम फाइनेंस के चार्ट। किरण, आप तक आवाज आ रही है? यस। हाँ तो श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने देखा था क्लियर कट एक जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है वो 1600 के आसपास आया था। वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब कहीं ना कहीं जो 1850 से लेके 1900 के बीच में स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे में जो लोअर सपोर्ट उसका बना है वो 1850 का है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की ही यहाँ पे रणनीति हमें रखनी चाहिए। कोई भी डिप आता है 1850 1860 के आसपास तो आप लॉन्ग कीजिए, 1840 या 1830 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 1930 तक के टारगेट है, तो 1830 के स्टॉप लॉस से गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी श्रीराम फाइनेंस में। आज सुबह अभिषेक आपके बारे में जिक्र कर रहे थे कि जवान मूवी आ रही है और करीब 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स ऐसी हैं जहां पर एक साथ ही मूवी लगेगी। पीवीआर बेनिफिशियरी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीवीआर के चार्ट को देख के ऐसा लगता नहीं है कि इन सारी मूवीज़ का जो पहले भी आई हैं उसका इसने फ़ायदा बहुत ज़ोर से उठाया है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे अभी भी डाउनफॉल चैनल में ही है, यानी कि जो भी राइज आ रहा है वो बेचा जा रहा है। एक बार सोनी आप इसको चेक करेंगे, ये पिछले 3 महीने के अंदर 400 रुपये चला है, लेकिन जो स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं चला। एक बार जरा आप चेक करके बताइए आज पीवीआर में क्या होगा। जी डिम्पी जी, अगर हम आज की बात करें पीवीआर में तो मेरे ख्याल से आप इसमें थोड़ा इंतजार कीजिए। 1860 का उसका एक अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही अगर निकालता है तो आप इसमें इंट्राडे बेसिस पे ही आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। छोटा ट्रेडिंग के लिए 1880 टू 1890 के रेंज में आप इसको देख सकते हैं, और उसका यही जो 1860 का आपका जो उसका ब्रेकआउट दिखाएगा वही आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट अगर ये फेल करता है 1860 के ऊपर नहीं निकाल पाते तो मेरे ख्याल से इसमें शायद और थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है, 1840 टू 1820 के नीचे भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इसमें इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। अगर निकाल पाता है 1860 तो ही आप इसमें एंटर कीजिए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। ओके ठीक है, एक शेयर मेरे को और पता करना है, ये कुणाल जरा आप चेक करना, वो है अदानी पावर। प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदी है 36 लाख शेयर। देखिए क्वांटिटी छोटी है प्रमोटर के साइज़ के हिसाब से, अगर प्रमोटर यही 36 करोड़ शेयर खरीदता तो बात अलग थी। 36 लाख शेयर हैं हाँ, और 341 का रेट है। एक अच्छी बात इसके अंदर मेरे को पावर के अंदर ये दिखी कि जो हिडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना उसको ये ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुका है, यानी कि जो फॉल आया था उसको पूरा ये खा चुके हैं। अब प्रमोटर वापस से बाय कर रहा है तो इसका मतलब भी पॉजिटिव है। तो आप मेरे को बताइए प्लस करना है कि अभी छोड़ दें? डिम्पी जी, अदानी पावर 346 के अराउंड है और प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है, मतलब बहुत माइनर है ये। व्यू जो है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का है। व्यू यहाँ से खरीदारी करके ही चलने का बनेगा। मैं कहूंगा प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए 347 पे। हम यहाँ पे जो एसएल डिम्बी जी मेंटेन करके चलेंगे वो हमारा एसएल रहेगा 335 का, यानी 347 की खरीदारी होगी हमारी, 335 का हमारे यहाँ पे एसएल होगा। टारगेट की बात करें तो 356 356 का पहला टारगेट होगा जो हम स्टॉक दिखा सकता है, और जैसे ही ब्रेक होता है 371 का दूसरा टारगेट भी हम स्टॉक दिखाने में सक्षम है। यानी कि समवेयर अराउंड 7% का रिटर्न हमें यहाँ पे एक छोटे अवधि में ये स्टॉक दिखा सकता है, तो बाय करके चलना चाहिए 335 के एसएल के साथ। ठीक है, अडानी पावर को लेकर ये भी एक और मेहमान को साथ में जोड़ लेते हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए। मयूरेश गुड मॉर्निंग। आपसे ना चर्चा की शुरुआत करेंगे ना टीसीएस के साथ, क्योंकि एक तो इन्होंने करार किया है जेएलआर के साथ और 800 मिलियन पाउंड का करार है 5 साल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो बड़ी डील निश्चित तौर पर है। जेएलआर बड़ा क्लाइंट है, 10 साल से उनके साथ ये जुड़े हुए हैं, और एक तरह से टाटा ग्रुप की बात कर लें तो अंदर की ही बात है ये। लेकिन दूसरी तरफ ना नोमुरा की रिपोर्ट आई है आईटी को लेकर, और टीसीएस को लेकर उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और कहा है कि मार्जिन को लेकर थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, कॉशियस अप्रोच है। कल हालांकि थोड़ी सी रिकवरी हमने लोअर लेवल से टीसीएस के शेयर में देखी थी। मयूरेश, आपको क्या लगता है कि आईटी की जो स्टोरी है टर्न अराउंड का संकेत कब आएगा? क्योंकि ये काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि एक दायरे में ही टीसीएस का शेयर चल रहा है, कब उसको हम तेजी से मूव होते हुए देखेंगे?
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आपको और सारे दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्हेन इट कम्स टू द सेक्टर एज अ होल, आई थिंक आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा दो पहलुओं में, लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी। मिड कैप आईटी एक डिफरेंट जोन में है विद इन द सेक्टर इटसेल्फ, और काफी कंपनीज विद इन द सेक्टर आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ये R&D वाली कंपनीज लाइक KPIT टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर हैव डन एक्सेप्शनली वेल। दूसरी जो कंपनियां हैं, परसिस्टेंट हुई, LTI हुई, कोफोर्ज हुई, ये भी कुछ पीछे नहीं रही है। और इसका मुख्य कारण इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस को लेके, वो बरकरार है। कहीं भी उनको प्राइसिंग प्रेशर्स नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, जो ऑर्डर विन्स हैं फॉर द सेक्टर, और स्पेसिफिकली जो मझौली कंपनीज होती हैं 1 मिलियन से 5 मिलियन तक के ऑर्डर्स, वो सिस्टम में अभी भी बरकरार है। तो वहां पे कहीं भी प्रेशर नहीं लग रहा है। और इसके वजह से जो स्काई है वैल्यूएशंस पे और जो प्राइस एक्शन ये सारी कंपनीज दिखा रहे हैं, वो एक डिफरेंट टेंजेंट में है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। जहां तक लार्ज कैप आईटी का सवाल रहा है, ऑब्वियसली इंफोसिस का रिजल्ट एक हाउलर था, बट अगर आप कमेंट्री भी देखें, टेक महिंद्रा हो, HCL टेक हो, TCS हो, विप्रो हो, कमेंट्री हैज बीन अ लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड। ऑब्वियसली जो लार्ज $multi-million डील विंस इनको हासिल हो रहे हैं, स्पेसिफिकली HCL टेक को जो हासिल हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हायर एंड ऑफ देयर गाइडेंस शायद ये मीट कर पाए। बट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रेशर्स लूमिंग ओवर द US इकोनॉमी, जो यूरोपियन इकोनॉमी अभी भी स्टिकीनेस पे है, BFSI रिटेल में जहाँ पे मेजर एक्सपोजर है, अगर कोई स्पेंडिंग या ऑर्डरिंग में सॉफ्टनेस आती है Q3 Q4 में, so I think that will probably play out in terms of how revenue growth will play out specifically for large players. और इसलिए large players का अंडर परफॉर्मेंस टू मिड कैप probably continues. एक्सपेक्टेशन है कि जो वैल्यूएशन गैप है वो इतनी नैरो हो गई कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज have now become far more attractive than mid cap IT companies. तो मेरे हिसाब से I think in the next couple of quarters, जैसे सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी टर्न होना, even if we gestate for the worst, that should start turning around and large cap IT should start taking the lead. तो मेरे हिसाब से I think mid cap IT का रन अच्छा खासा हो गया है, थोड़ा और हो सकता है in the next few quarters, but I think अगले 2 से 3 तिमाहियों में I think large cap IT का रन स्टार्ट हो जाएगा कंपेयर टू मिड। ठीक है, चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा 2 से 3 तिमाहियों का, यानी कि कह सकते हैं कि अभी 8 से 9 महीने का समय और देना होगा इसमें अच्छी वाली तेजी देखने के लिए आईटी सेक्टर में। लेकिन जो पावरफुल तेजी हो रही है वो है पावर स्टॉक्स में, और एक बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि पावर की डिमांड को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है, और राज्यों की बिजली कंपनियों को सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि बिजली मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाएं राज्य और डिस्कॉम्स मिलकर। अब तो एक निश्चित तौर पर बड़ी खबर, क्योंकि भारत में जो पावर की डिमांड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 23% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है दुनिया में। और एक और आंकड़ा कि सितंबर के पहले हफ्ते में, जो हफ्ता चल रहा है, अभी 7 दिन ही बीते हैं, लेकिन बिजली की मांग रिकॉर्ड 241 गीगावाट तक पहुंच गई है। तो इस मांग को कैसे पूरा करेंगे कंपनियां, सरकारों की क्या इंतजाम है, इसको लेकर ही ये चिट्ठी लिखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पावर डिमांड में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो पावर डिमांड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में पावर डिमांड 241 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया, जो कि ऑल टाइम हाई है। लिहाजा सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पर्याप्त बिजली की सप्लाई कंज्यूमर को की जाए। ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि तमाम जरूरी कदम उठाएं ताकि पावर जनरेशन में भी तेजी आए और सप्लाई भी की जाए। हालांकि इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में ज़्यादा गैप अभी तक नहीं है, लेकिन हालात बदल सकते हैं, क्योंकि अगस्त महीने में ही पावर डिमांड में 23% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में पावर शॉर्टेज की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि वो पर्याप्त बिजली की सप्लाई कंज्यूमर्स को नहीं कर रहे हैं। खासकर रात के समय में जब बिजली की खपत ज़्यादा होती है, उस वक्त जो शॉर्टेज की स्थिति है वो 10,000 मेगावाट से भी ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात इस वक्त सरकार के लिए है। ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान यह भी कहता है कि आने वाले दिनों में पावर डिमांड में और तेजी आ सकती है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बिलो नॉर्मल मानसून होने की वजह से
जो इरिगेशन पर्पस के लिए बिजली की खपत है उसमें तेजी आई है, और साथ ही साथ जो रिजर्वायर्स हैं वहां भी वाटर लेवल में कमी आ रही है, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर का जो जनरेशन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने कई तात्कालिक कदम उठाए हैं। सभी जनरेशन कंपनीज को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो आवश्यक रूप से कोयले का इंपोर्ट करे ब्लेंडिंग पर्पस के लिए, कम से कम 6% कोयले का इंपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए जो 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करने की जो बाध्यता है उसको 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो जो एग्रीकल्चर लोड है उसको सोलर पावर पर शिफ्ट करें ताकि रात के समय पर्याप्त बिजली की सप्लाई की जाए। इसके अलावा जो राज्य पीपीए होने के बाद भी बिजली नहीं खरीद रहे हैं, जनरेशन कंपनीज को कहा गया है कि वो एक्सचेंजेस पे पावर बेच ले ताकि दूसरे डिस्कॉम से राज्य सरकारें जिनको जरूरत है वो पावर खरीद लें। ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से संपर्क किया है ताकि एडिशनल कोयले की जो सप्लाई है वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास की जाए। हालांकि इन सब के बीच में दिलचस्प बात यह है कि कोयला मंत्रालय लगातार ये बयान जारी कर रहा है कि पर्याप्त कोयले का स्टॉक है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। बहरहाल स्थिति ये है कि पावर डिमांड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश, बिल्कुल। पावर डिमांड इनफैक्ट सिर्फ पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा देश में ही बिजली की जो मांग है वो लगभग 23% बनी है, जो कि 241 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, और ये रिकॉर्ड लेवल है सितंबर महीने की के पहले हफ्ते में ही जो बिजली की डिमांड अब तक सामने निकल कर आई है। और आपकी ये बात भी सही है कोल सेक्रेटरी, क्योंकि कल ही हमारे साथ इनफैक्ट हमने बात भी की थी एक्सक्लूसिव कोल सचिव के साथ, और अमृत लाल मीना जी से जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कोल उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं है, इनफैक्ट उत्पादन में तो 11% की बढ़ोतरी हुई है। एक बार आपको ये फिर से वो रिएक्शन सुनवाते हैं। देखिए, कोयले का जो उत्पादन है इस वर्ष में 11% से अधिक की वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में इस पीरियड का जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का पीरियड था उसमें इस बार का उत्पादन 11% अधिक है। ये उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोल कंपनी तथा कैप्टिव ऑफ कॉमर्शियल सभी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारी स्टॉक अवेलेबिलिटी माइन एंड पर भी अच्छी है और थर्मल पावर प्लांट एंड पर भी अच्छी है। प्लस एवाकुएशन के लिए एडिशनल रेलवे रैक्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। तो प्लस बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। इस सब के फलस्वरूप कोयले की अवेलेबिलिटी बेहतर हो पाई है। ठीक है, हमने आपको बाइट भी सुनाई, हमने आपको हमारे रिपोर्टर्स का एक आंकलन भी सुना दिया। अब रुपेश सांख्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलारा कैपिटल से, पावर को अच्छे से ट्रैक करते हैं, इसलिए एक व्यू और भी आपको सुना देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए आपका ये पावर को लेकर जो भी कशमकश चल रहा है। रुपेश, बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर भी कह रहे हैं कि सरकार सचेत है और इसके लिए फौरी कदम उठाए जाएंगे अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो। दूसरा, खुद सेक्रेटरी ने कहा है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। आप इस खबर को कैसे एनालिसिस करते हैं? वास्तव में यही सच है या फिर आपको कहीं कुछ और दिख रहा है? इसलिए क्या हुआ है कि लास्ट टाइम ये अगस्त में कुछ बारिश नहीं हुआ, उसके कारण सिस्टम में जो डिमांड है तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया। जैसे एग्री डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, कमर्शियल डिमांड, ऑल सेगमेंट से हमने देखा कि जो पीक डिमांड है जो 240-235 तक आ गया। और क्या होता है कि एनुअली जो मेंटेनेंस होता है प्लांट का वो नॉर्मली वो लोग मानसून के टाइम पे शेड्यूल करते हैं। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि पावर डिमांड 235 गीगावाट तक आएगा। उसके कारण 35 से 40 गीगावाट है जो प्लांट मेंटेनेंस और आउटेज में चल रहे हैं। अगर हाइड्रो का जनरेशन देखेंगे तो ये टाइम हम लोग ने देखा 5 गीगावाट के आसपास कम हुआ है। गैस का अवेलेबिलिटी के इश्यूज के कारण गैस का भी जनरेशन नीचे है। तो जो सप्लाई चाहिए था सिस्टम में वो उतना नहीं है और डिमांड सडनली हमने देखा है, तो उसके वजह से हमने देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कोल का इंडिया का प्रोडक्शन काफी हद तक अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो हो सकता है कि हमने देखा कि लास्ट में कि लोड शेडिंग बढ़ रहा है रूरल एरियाज में, और इलेक्शन के कारण हमें लगता है कि आगे 6 से 8 महीने में गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि लोड शेडिंग हो या आउटेजेस हो। तो ट्राई करें कि सब हद तक की रेक्स अवेलेबिलिटी, कोल का सप्लाई, पावर का सप्लाई अच्छी तरह से होना चाहिए। तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर सब सारे मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं कि कोल का इंप्रूवमेंट कैसे हो, इंपोर्टेड प्लांट चलना चाहिए। उस कारण मुझे लगता है कि ये अर्ली मेजर्स है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए जनवरी-फरवरी मंथ में इलेक्शन के टाइम। इसलिए मुझे लगता है ये सब इनिशिएटिव चल रहे हैं।
तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली सब कंपनीज को होने वाला है। पर हमें लगता है कि जनरेशन ग्रोथ जो अगस्त में देखा है 16-17% का वाई ग्रोथ हुआ है, तो आने वाले दिन में भी इस टाइप का डबल डिजिट ग्रोथ जनरेशन रहेगा जो हिस्टोरिकल हाई लेवल पे चलता रहेगा। ठीक है रुपेश, तो जनरेशन ग्रोथ होती रहेगी। रुपेश जी, अब ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई पावर सेक्टर को देखिए, अगर कोई निवेश करना चाह रहा है या फिर अगर किसी के पहले पोजीशन है, क्योंकि क्या जनरेशन हो, फाइनेंसिंग हो, हाइड्रो या फिर सोलर पावर यूटिलिटीज़, हर जगह तेज़ी हमने देखी है। और ये जो सिचुएशन बन रही है कि पावर की कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा हो रही है, मानसून के चलते थोड़ा सा असर पड़ा। आप ये बताइए कि कौन से स्टॉक्स अभी भी सेफ हैं? आप फाइनेंसिंग वाली कंपनियों के साथ जाएंगे, जनरेशन वाले के साथ जाएंगे या फिर पावर यूटिलिटीज वाले के साथ? देखो, अभी ये जो पावर के बहुत सारे इकोसिस्टम को बेनिफिट हो रहा है। अब अगर रेगुलेटेड प्लेयर्स को देखेंगे तो उनका जो आरओई हुआ 17-18% है, बेटर कैपिटल अलोकेशन हो रहा है, बिकॉज ग्रीन ट्रांजिशन का बेनिफिट हमें ऐसा लग रहा है कि जो कन्वेंशनल प्लेयर है उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। और स्टॉक का वैल्यूएशन काफी हिस्टोरिकल लेवल पे काफी अट्रैक्टिव था। मतलब इतना अगर अच्छा आरओई है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेडी है, तो भी ये रेगुलेटेड प्लेयर है, वो जो 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे थे, 7 to 8 टाइम्स पी मल्टीपल चल रहे थे, वेरी वेरी अट्रैक्टिव था। तो मुझे लगता है री रेटिंग होना बाकी था, जो अभी लास्ट 6 से 9 मंथ में हमने देखा कि री रेटिंग हुआ है। अभी ये डिमांड सप्लाई मिसमैच का जो बेनिफिट हो रहा है उनको कि केएलएफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंसेंटिव इनकम बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसका भी अर्निंग में थोड़ा उनको अपसाइड मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रेगुलेटेड प्लेयर हम लोग इस लेवल पे एनटीपीसी को बेट कर रहे हैं। हाइड्रो स्पेस में काफी सारा एक्शन हुआ है, जो हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन स्कीम आया है उसके वजह से हमने देखा कि हाइड्रो पंप स्टोरेज और कन्वेंशनल हाइड्रो वो स्पेस में नेक्स्ट 10 से 15 साल में काफी अच्छा तरह से पॉलिसी डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है वो कंपनी जो है एनएचपीसी, एचजेवीएल, उसमें ये लेवल पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन अच्छा है। जो एंसिलरी कंपनीज है जैसे पीटीसी इंडिया, आईएक्स इंडिया, उसमें डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से उनका एक्सचेंज वॉल्यूम बढ़ रहा है, बायलैटरल मार्केट में अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो उस कंपनीज को बेनिफिट हो सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स में हम लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा मिला है उनको, 2.5x प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, 20-25 का पी मल्टीपल चल रहा है। तो मुझे लगता है प्राइवेट प्लेयर्स में इस लेवल से हमें ज्यादा तेजी नहीं लग रहा है। लेकिन जो एंसिलरी कंपनीज है, पीएफसी, आरईसी, पीटीसी इंडिया, आईएक्स, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एचजेवीएल, ये स्टॉक्स में हमें लगता है यहाँ से 15 से 20% का अपसाइड दिख रहा है। रुपेश, कई सारे स्टॉक्स आपने बताया और डिफरेंट कैटेगरी के, क्योंकि एक्सचेंज पर बात की जा रही है कि एक्सचेंज के थ्रू भी बिजली बेचने की तैयारी होगी। आईएक्स और पीटीसी की बात भी आपने की। एक बार फिर से स्टॉक्स दोहरा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे रिपोर्ट्स पावर स्पेस पे आ भी रहे हैं कि अब आप सारे स्टॉक्स में आपको यहाँ सिलेक्टिव बाइंग करनी होगी, क्योंकि अच्छा खासा रनअप आ चुका है, वो चाहे फाइनेंसर हो, ट्रांसमिटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, और पावर स्टॉक में अब आपको सिलेक्टिव होना होगा। तो डिफरेंट स्पेसेस की, डिफरेंट सेगमेंट्स की बात भी यहाँ पर रुपेश कर रहे हैं। रुपेश, आपने एक्सचेंजेस पर भी, क्योंकि बिजली बेचने की बात की जा रही है, आईएक्स के आप क्लियरिंग प्राइसेस भी देखे पर यूनिट हर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ से और कितना अपसाइड हम आईएक्स जैसे काउंटर में देख सकते हैं? आईएक्स में जो रेगुलेटरी ऑर्डर पेंडिंग है, जो मार्केट कपलिंग, उसमें काफी सारा सीआरसी हियरिंग चल रहा है। तो हमें लगता है 2 से 3 महीने के अंदर इस मार्केट कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो रेगुलेटरी हर्डल्स है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें लगता है कि उसमें 170-180 का प्राइस टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक 140-160 तक आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स ने काफी अच्छा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। और एक्सचेंज वॉल्यूम में काफी हमने देखा कि बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच बहुत सारा वॉल्यूम्स बायर सेलर्स वो एक्सचेंज में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आईएक्स को यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमें लगता है 160 तक रहेगा। लेकिन मार्केट कपलिंग पे सबका ध्यान है कि अगर मार्केट कपलिंग आ जाता है तो हो सकता है कि आईएक्स के लिए स्लाइटली नेगेटिव होगा। लेकिन जो पीएफसी है उसमें अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पर चल रहा है, तो डिसबर्समेंट का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, एनपीए इश्यूज कम हो रहा है। और जो दूसरा कंपनीज है वो डिमांड सप्लाई से मिसमैच है, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में हमें लगता है ये ऑप्शन प्राइसेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म निगेटिव है। इसके कारण हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में उसमें बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में कोई बेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन, बट शॉर्ट टर्म में कोल इंडिया में भी अपसाइड दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली एनटीपीसी को कैपेसिटी एडिशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें लगता है एनटीपीसी और 270 का फेयर वैल्यू है, वहां तक जा सकता है।
अपडेट, एनटीपीसी 270, आईएक्स 160 तक और कोल इंडिया भी एक अच्छा यहाँ से अब भी होल्ड बनता है, नया फ्रेश बाय पे बनता है, ठीक है। सो यहाँ से फर्दर 15 to 20% का अपसाइड अब भी देखते हैं डिस्पाइट द मूव रुपेश इन सेलेक्टिव पावर काउंटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आज समय देने के लिए और ये सारा मैटर हमें समझाने के लिए और अपनी प्रिफर्ड बेट्स भी यहाँ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पैनल पर एक और एनालिस्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट विभोर जुड़ गए हैं। विभोर मॉर्निंग। और हमारे साथ कुछ देर में मुनाफे का फंडा गुरांग शाह भी जुड़ेंगे। विभोर, आपने पूरी डिस्कशन सुनी होगी। पावर स्पेस इस वक्त काफ़ी प्रिफर्ड स्पेस भी है और इनफैक्ट सिर्फ पावर जनरेटर नहीं, पावर फाइनेंसर भी चल रहे हैं, एक्सचेंजेस भी चल रही हैं आईएक्स जैसे काउंटर्स पे इस वक्त। अच्छी एंट्री पॉइंट अगर इन 3 स्टॉक्स की जिसकी रुपेश ने बात की, आप कहाँ पर एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट बताएंगे? एनटीपीसी की बात की, एनर्जी स्पेस से कोल इंडिया की बात की और आईएक्स की, कौन सा सबसे अच्छा एक एंट्री पॉइंट आप सजेस्ट कर सकते हैं? आईएक्स मेरे रडार पे ऑलरेडी लास्ट 3 दिन से था। अगर आप फ्राइडे के मूवमेंट देखें, फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव आया था आईएक्स में, दैट इज प्रोबेबिलिटी 4% के आसपास मूव आया, बट वहां पे गैप फिलिंग स्टार्ट हुई, बट वो कंटिन्यूएशन में नहीं आई, वहां पर एक फॉलोअप नहीं मिला। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है आईएक्स में तो आई वुड सजेस्ट कहीं 140 के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली अपना राउंड बॉटम पूरा करने के लिए 162 के आसपास डेफिनेटली जा सकता है। और सेकंड वाज एनटीपीसी में एक्चुअली ऑलरेडी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, जहां से आप देखेंगे 175 से लेकर 2 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 235 तक के गेंस दे चुका है, बट यहाँ पे 237 को क्रॉस नहीं कर पा रहा लास्ट 3 दिन में। मतलब इस वीक में 237 पे कहीं क्लोजिंग नहीं आई, तो एनटीपीसी का ट्रिगर पॉइंट या एंट्री पॉइंट रहेगा 237 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो डेफिनेटली गो फॉर अ बाय साइड। ध्यान रखिएगा आईएक्स को, हमने 1-2 दिन पहले भी आपको बताया था। आज हमको मिस्टर सालुखे भी बता रहे हैं और विभोर भी ये बात बता रहे हैं कि आईएक्स उनको भी नोटिस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरांग शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि उनसे हमें जानना था मुनाफे का फंडा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले उनसे ज़रा पावर स्टॉक्स के लिए जो चर्चा भी चल रही है, एक फेवरेबल शेयर उनसे पता कर लेते हैं, फिर मुनाफे का फंडा अलग से उनसे लेंगे। गुरांग जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक पावर स्टॉक आप बताएंगे जो कि आपको लग रहा है कि सही वैल्यूएशन पे और आगे अच्छा बढ़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका। आप सभी को शुभ प्रभात और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी को, 18 हाउस प्रदेश के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को। तो ये ऊर्जा क्षेत्र के साथ साथ मेरे ख्याल से डिम्पी आपको ऊर्जा वितरीकरण क्षेत्र जो है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार की तरफ से जो नीतियां आने वाले 3-5 सालों में, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी वो बता रही थी कि करीबन 360 या 70 गीगावाट्स नई उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी और वो ज्यादातर सूर्य की किरण से ऊर्जा होगी और वायु से पैदा होनी, यानी कि विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। आपने एक कंपनी का नाम बोला है तो मेरे ख्याल से टाटा पावर हमें काफी पसंद आता है। इस स्टॉक ने हाल ही में अपने 92 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर बनाया है। ऊर्जा उत्पादन में ही कन्वेंशनल, लेकिन सोलार में बहुत बड़े कदम रख रही है आगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवीज को लेकर के चार्जिंग स्टेशंस में बढ़ोतरी कर रही है और बाकी अन्य कामकाज कर रही है। तो अगर कोई एक विकल्प ढूंढना है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर तो वो टाटा पावर होता है। ओके ठीक है, वो टाटा पावर होता है। वैसे गौरांग आज शुभ दिवस भी है, आपका नाम भी बड़ा सुंदर है गौरांग, श्री कृष्ण का ही प्रावाची शब्द है ये। तो गौरांग आपका नाम बड़ा सुंदर है और आज के दिन आप श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दिवस हो और आपसे बातचीत हो रही, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, बताइए। नहीं डिम्पी, संजोग की बात यह है ठीक है ना गौरांग जी, जब हम पैदा हुए थे तो उस दिन भी जन्माष्टमी थी। और हिंदू अगर आप कैलेंडर देखते हैं तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज हमारा जन्मदिन है जन्माष्टमी के दिन। चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के आपके बहुत बहुत बधाई और साथ ही आपको भी जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से दोनों बधाइयाँ आप कबूल कर लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थोड़ा सा लोड हम आपके ऊपर और डाल रहे हैं। अब आप अपने जन्मदिवस पे ही और श्री कृष्ण के जन्मदिवस पर ही एक ऐसा शेयर बता दीजिए जो मुनाफे का फंडा हो, यानी कि जिसमें बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो। तो चलिए एक नहीं 2 बता देता हूँ डिम्पी। श्री कृष्ण जी की लीला से बता दीजिए सर। मेरे ख्याल से हमारा जो भारत देश है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है और उनकी लीला अपरंपार है और हम सब पर उनका आशीर्वाद हो, यही परमात्मा से प्रार्थना है। तो विकल्प के रूप में जो पहला विकल्प हमने ढूंढा है डिम्पी वो है
ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी। इस कंपनी का मेरे ख्याल से चर्चा ज्यादा होती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि 2 पहिया, 3 पहिया और चौपहिया वाहनों के लिए उपकरण बनाती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनाती है। इनकी उत्पादन क्षमता भारत में भी है और यूरोप में भी है, और बहुत ही शानदार तरीके से नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी मजबूत और लंबी अवधि के लिए इनके काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर, वो है 1900 का। और दूसरा विकल्प जो हमने निर्धारित किया है वो है गैस क्षेत्र से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसे हम IGL के नाम से जानते हैं। CNG और LPG मुहैया कराती है उपभोक्ताओं को, और सरकार के तरफ से जिस तरीके से जो वितरीकरण का ढांचा है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सुधार हो रहा है। और जैसा जैसा ये वितरीकरण का ढांचा सुधरेगा तो जो खपत है वो बढ़ेगी, और खपत बढ़ती है तो मेरे ख्याल से इनके नतीजों पर एक सकारात्मक सा असर होगा। इंद्रप्रस्थ गैस IGL पर जो लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं वो करीबन 545 का है। ठीक है, तो ये दो बढ़िया शेयर गौरांग की तरफ से। गौरांग सर, बहुत बधाई आपको जन्म दिवस की, क्योंकि आपने ये खुलासा कर दिया हमारे चैनल पर कि आपके भी जो जन्मदिन है वो जन्माष्टमी वाला ही दिन है। तो भगवान कृष्ण के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और ये दो बेहतरीन मुनाफे का फंडा ये आपकी तरफ से कह सकते हैं कि ये रिटर्न गिफ्ट है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और विभोर के पास चलेंगे। विभोर, बताइए आज ट्रेड के लिए आपको कौन से शेयर सही लग रहे हैं? शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, कॉम्बिनेशन होगा, क्या है बताइए? डेफिनेटली लॉन्ग साइड रहेंगे। कल पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आई थी। सबसे बेस्ट पार्ट है ये रैली अब काफी सारे जो मेजर स्टॉक्स है, मिड कैप, स्मॉल और स्मॉल कैप में तो अभी आनी शुरू हुई है, बट लार्ज कैप टाइप जो स्टॉक्स है उसमें कंटिन्यूएशन एक रैली आ रही है। तो उस बीच एक स्टॉक है जेके पेपर स्टॉक्स में कल एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट आया था। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 398 पे। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 370 का, जो कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन के थोड़ा सा सपोर्ट पे है, और टारगेट रहेगा 450 का, जो कि ड्राइव हुआ है प्रॉपर एक राउंड बॉटम से। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा शुगर सेक्टर से। शुगर सेक्टर में जैसे कि न्यूज आई कि शॉर्टेज काफी ज्यादा रह सकती है, प्लस फिर उसके पहले न्यूज आई कि शुगर के इनके प्राइसेस वगैरह बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। इस टाइम द्वारकेश ट्रेड कर रहा है 98 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 90 का, टारगेट रहेगा 120 का। दोनों स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है और सेक्टर भी काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये द्वारिकेश शुगर और जेके पेपर, ये दोनों के दोनों सेगमेंट कल हमने देखा था कि बहुत बढ़िया तेजी बनी थी, और मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स हैं वो चुन के लेके आए हैं विभोर। जेके पेपर, कल भी हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे कि कौन से स्टॉक सही लग रहे हैं अगर हम पेपर स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि वेस्ट कोस्ट, सेशा सही समेत तमाम शेयर कल भी चल रहे थे, लेकिन जेके पेपर मजबूत है और इस पर आज फिर से एक मुहर लग गई है विभोर की तरफ से। लेकिन एक्शन स्टॉक्स जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए। जी, आज भारत फोर्ज, GNA एक्सेल और आरके फोर्जिंग जैसे कंपनियों पर नज़र रखिए। क्लास 8 ऑर्डर के जो आंकड़े आए हैं अगस्त महीने के, उसमें 16% की बढ़त देखने को मिली है मंथ और मंथ अगर कंपेयर करेंगे तो आज इन तमाम कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। PVR आइनॉक्स भी आज फोकस में रहेगा, यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। शाहरुख खान की जवान करीब 10,000 स्क्रीन में लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रिलीज बताई जा रही है, और इसके चलते आज हम PVR में एक्शन देख सकते हैं। इक्विटास SFB कंपनी की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसमें कि अगले 5 सालों में 25% औसत ग्रोथ की बात की जा रही है AUM में, और मार्जिन लेकिन उनका कहना है कि कुछ समय के लिए थोड़ा दबाव में देखने को मिल सकते हैं। धानुका एग्रीटेक पर भी नज़र रखिए। यहाँ पर अगस्त महीने में कंपनी का कहना है कि इंसेक्टिसाइड के डिमांड में असर देखने को ज़रूर मिला था, लेकिन यहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी से और जो इनके नए लॉन्च है वहाँ पर लगातार इनके मार्केट शेयर में बढ़त हो रही है, जिससे आने वाले समय में FY24 में कामकाजी मुनाफे में सुधार देखने को मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं बिरला कॉर्प की। यहाँ पर कंपनी अपना मुकुंदबन सीमेंट प्लांट पर जो आउटपुट है वो दोगुना कर देगी, जिसके बाद कंपनी की अगले साल तक करीब 25 लाख टन के उत्पादन की यहाँ पर अनुमान बताया जा रहा है। तो इन तमाम कंपनियों पर आज नज़र रखिए। ये कुछ एक एक्शन स्टॉक्स वगैरह हमने आपके सामने रख दिए और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे स्टॉक्स आज आपके काम आएंगे, इसलिए हम छांट के आपको अलग से बताते हैं ये एक्शन स्टॉक्स जिनमें आज रिएक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। खैर, इस बीच रुपये की ओपनिंग हुई है, आप नीचे टिकर पे देख पा रहे हैं, ये 1 पैसे की कमज़ोरी के साथ आज फिर से ओपन हुआ है। मयूरेश, 83 का हो गया रुपया। G20 की बैठक है, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं,
तो रुपया कहीं और वीक तो नहीं हो जाएगा? ये टिपिकली ब्रेकआउट्स है टेक्निकल्स वालों की भाषा में। थोड़ी सॉफ्टनेस और हो सकती है, इट्स ऑब्वियसली फॉर ग्लोबल रीजंस डिम्पी जी। जैसे हम बॉन्ड यील्ड की मूवमेंट देख रहे हैं, थोड़ी एक रीएडजस्टमेंट जो होती है इमर्जिंग मार्केट से टुवर्ड्स अ सेफर हेवन लाइक अ डॉलर और अ बॉन्ड, यूएस बॉन्ड, ये शायद एक टैक्टिकल शिफ्ट हो रहा है फिलहाल के लिए, लुकिंग एट हाउ मैक्रो सिचुएशंस आर प्लेइंग आउट। बट मुझे नहीं लगता आई थिंक बहुत ज्यादा डिटोरिएशन होगा रुपये में, एंड आरबीआई एट सम स्टेज विल इंटरवीन टू प्रोबेबली इंश्योर दैट इट। ओके ठीक है, हालांकि इस चीज़ पे हमारे वॉच रहेगी, और लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट होगा आप तैयार रहिएगा रुपए के डॉलर इक्वेशंस के अंदर, ये आपको अगले 10 दिन के लिए परेशान करेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम आपको बार बार एक्सपर्ट से जोड़ के आपके सामने सारी बातें रखेंगे। खैर इस बीच हमारे साथ अब खुश बोरा जुड़ गए हैं, उनसे फटाफट से आज के ट्रेडिंग कॉल्स उनसे पता कर लेते हैं, उनके शेयर्स भी नोट कर लीजिएगा। खुश, गुड मॉर्निंग, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बताइए सर शेयर। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सारे दर्शकों को भी। पर देखिए इंडेक्स का बायस तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, इवन दो माइल्डली। कल जो लास्ट सर्ज आया था वहां से 19600 के ऊपर जो हम क्लोज हुए हैं, ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। उससे ज्यादा एनकरेजिंग ये है कि 19500 400 पे जो पुट बेस बना है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट जो सपोर्ट्स हैं ये पक्के होते हुए नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा मजबूत हैं कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। तो हो सकता है हम थोड़ा सा म्यूटेड ही रहें, बट बायस अब भी मेरा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो 19700 के करीब एक रेजिस्टेंस जोन है, तो शायद हम थोड़ा सा वहां पे हॉल्ट कर सकते हैं। बट सपोर्ट जोन जो है ये 19200 से अब ऊपर शिफ्ट होकर 19450 की रेंज में आ गए हैं। बैंक निफ्टी भी सिमिलर व्यू, 45000 की तरफ रेजिस्टेंस जोन है, 44100 की तरफ सपोर्ट जोन है। अब इसी के चलते जो हमारे स्टॉक पिक्स हैं दोनों ही बाय साइड पे हैं, एक एफएनओ से है, कैश सेगमेंट से है। पहला है टाइटन। देखिए इस स्टॉक में हम ग्रेजुअल स्टेडी एक अच्छा सा अप ट्रेंड बनते हुए देख रहे हैं। कल का जो मूव था उसमें स्टॉक ने 3150 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर सस्टेन भी किया है, क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन बनाएं। ट्रेडिंग के लिहाज से 3220 एंड 3270 के दो टारगेट्स रहेंगे। 3140 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है कैश सेगमेंट से, वो है सीएमएस इन्फो। इस स्टॉक में भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग के राउंड के बाद हम स्टेडी इंक्लाइन देख रहे हैं यहाँ पे। कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी किया है, क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो 375 390 के दो टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 360 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल है। एंड एज अ डिस्क्लेमर, हमारी एडवाइजरी सर्विसेज के तहत ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। ओके ठीक है, टाइटन आपने अच्छा स्टॉक चुना है, आज हम भी इसको नज़र रख रहे थे, आपने अच्छे से बता दिया ये। और दूसरा सीएमएस आप बता रहे हैं, ये शेयर दोनों के दोनों आज हम ध्यान रखने वाले हैं। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इस बीच आपको ओपनिंग के वगैरह के लिए भी हम तैयार कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो स्टॉक्स हैं ना, इन सब पे आपको ध्यान तो रखना ही होगा। प्रियंका। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, पहले शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे क्या खबर है ये सेगमेंट के अंदर जो शेयर है वो पता कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। शरद बताएं, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, आशियाना हाउसिंग जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे नए टावर्स लॉन्च हो सकते हैं, नए गुरुग्राम में, और ये जनवरी के महीने में जो है लॉन्च हो सकती है। लगभग 4 टावर्स एक्सपेक्टेड है लॉन्च के लिए। 225 यूनिट्स रहने वाले हैं 3 BHK के सेगमेंट में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 25% की जो है प्राइस इंक्रीज ली गई है इन्हीं प्रोजेक्ट में सिंस जो लास्ट फेज लॉन्च हुई थी। तो ये एक पॉजिटिव जो है रुख कंपनी के लिए है। और याद रखिए, जो बुकिंग कलेक्शन जो आने वाले हैं, बुकिंग वैल्यू जो कहते हैं, वो लगभग 320 करोड़ की रह सकती है। हाल ही में कंपनी ने लगभग 11 लाख स्क्वायर फुट का जो है एक टाइप से साइन किया है एग्रीमेंट सराफ ग्रेनाइट मार्बल्स के साथ, जहां पे वो डेवलप करने वाले हैं प्रोजेक्ट। और अगर कंपनी के आगे के ट्रिगर्स के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट करिए 1500 करोड़ का प्री सेल्स इस साल। और जो उनकी सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स है चेन्नई और पुणे में, वहाँ पर रैंप अप देखने मिल सकता है। हालांकि नोएडा मार्केट के लिए जो है कंपनी ने कहा है कि उनको फेवरेबल मार्जिन अभी नहीं मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो आशियाना हाउसिंग ये शेयर भी आज फोकस में रहेगा, लेकिन
इस पर चर्चा करने से पहले जरा बात करते हैं ना टाटा कंज्यूमर की, क्योंकि कल हल्दीराम वाली जब खबर आई कि उसको अधिग्रहण कर रहे हैं, वो 51% स्टेक लेंगे, लेकिन कल ये खबर कंपनी की तरफ से सफाई आ गई कि नहीं, ऐसी ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। और कल हमने 4% की तेज़ी देखी थी, आज हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की कमजोरी पर शायद शेयर की शुरुआत होगी। सुनिए, टाटा कंज्यूमर जो कि 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास कल शेयर जाकर कारोबार कर रहा था, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि उस खबर के दम पर ये शेयर चला था, ऐसी कोई वजह नहीं थी। पहले बिल्कुल थोड़ी बहुत मूव थी, लेकिन जो ही खबर है उसके बाद धीरे धीरे करते करते 4-4.5% ऊपर ये बंद हुआ। क्या इसमें रणनीति बनानी चाहिए आज के सत्र में? जी देखिए, टाटा कंज्यूमर में स्ट्रेंथ कल काफी अच्छे तरीके से नजर आया है, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी है। पर मेरे ख्याल से इसमें जो 900 के तरफ से एक कॉल राइटर्स का उसका रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, वो अपने पोजीशन से हटे नहीं है। तो आज शायद एक बार 900 के आसपास वो थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे या फिर स्ट्रगल करे। बट अगर वो 900 के ऊपर बंद भी दे पाता है आज के डेट में, तो मेरे ख्याल से कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस खाली कर देंगे, तो आपको एक शार्प शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी और ये स्टॉक जो है वो 940 की तरफ भी भाग सकता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट उसका 850 पे ही रह रहा है। तो आज के लिए अगर आपको खेलना हो तो आप एक 900 की तरफ 20 पॉइंट का आप एक देख सकते हैं, मूव आ सकता है इसमें। और इम्पोर्टेंट होगा क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे ख्याल से 900 के ऊपर क्लोज लेना इसके लिए बहुत ही अहम रहेगा। उसके ऊपर ही आप इसमें शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ अच्छा लग रहा है, वॉच कीजिए स्टॉक को, लेवल्स का इंतजार कीजिए। ओके, ठीक है, थोड़ा लेवल्स का इंतजार करना होगा, यानी कंडीशनल बाय टाटा कंज्यूमर पे, आउटराइट बाय इन लेवल्स पे आप नहीं रेकमेंड कर रही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और आज की एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, बिग बोल्ड ब्रोकरेज वमाक्षी हम तक लेकर आई हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऊपर। हम देख रहे हैं कि मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि 2011 का जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो क्वार्टरली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में एक अच्छा पिकअप नजर आया था, मगर 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पर डिमांड रिलेटिवली म्यूटेड रही थी। अब अगर हम देखें तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी है ये बढ़ चुकी है, तो लार्जली रिस्क ये है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ म्यूटेड रह सकता है 2019 की तरह। डिमांड आउटलुक काफ़ी अनसर्टन है, इन्वेस्टमेंट्स भी इन्हें करने होंगे अगर उन्हें अपना डाइन इन का जो शेयर है उससे रैंप अप करना है। और इनफैक्ट जो एलिवेटेड स्टोर एडिशन जो कंपनी कर रही है, इसी के चलते ईपीएस को भी इन्हें रिस्क नज़र आता है। तो ऑल इन ऑल उनका कहना है कि मैक्वायरी ने अपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय का बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 330 रुपीज़ प्रति शेयर का। फूड पर मैक्वायरी की रिपोर्ट, और ये स्टॉक हम कई दिनों से, शुक्रिया वमाक्षी, ये स्टॉक और ये स्पेस हम डिस्कस भी कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि क्यूएसआर स्पेस में जो मूव बनी हुई है, क्योंकि आगे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, क्रिकेट मैच है और आगे फेस्टिवल सीजन है, तो ऐसे समय पे क्या खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। क्रिकेट के समय तो ये चीज़ें ज़्यादा इनकी डिमांड भी होती है। तो जुबिलेंट फूड, दिव्यानी इंटरनेशनल, इन सब स्पेसेस में ऑलरेडी अच्छी मूव है और मैक्वायरी की रिपोर्ट में भी जुबिलेंट फूड को लेकर पॉजिटिव ट्रिगर्स की यहाँ बात की जा रही है। एक बार इस स्पेस पे एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। जुबिलेंट फूड हो, दिव्यानी इंटरनेशनल, फॉर दैट मैटर सफायर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव चल रही है। इसमें से कहाँ पर, कौन से स्पेस में अभी, कौन से स्टॉक में अभी राइड करना चाहिए, कुणाल? कुछ है हमारे साथ, कुणाल नहीं है, ठीक है, कुणाल चले गए हैं लेकिन कुछ आ गए हैं। कुछ मॉर्निंग का क्यूएसआर स्पेस पे तो आप काफी ट्रैक रखते हैं, आपसे पहले भी डिस्कशन होती थी। जुबिलेंट फूड अब भी यहाँ से फ्रेश एंट्री बनती है? तो देखिए 2 दिन पहले इसमें एक शार्प रनअप आया था और कल का जो प्राइस एक्शन था ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा था। तो मैं कहूंगा यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के रखें, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको स्टॉक 525 के आसपास मिलता है तब इसमें आप बाइंग कंसिडर करें। एक दूसरा स्टॉक जो हमने अक्सर डिस्कस किया है वो है आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड चल रही है। जो प्रॉफिट बुकिंग आया था वो भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही आके थमा है और वहां से स्टॉक ने रिबाउंड दिया है। तो ये मेरे रेडार पे रहेगा। यहाँ पे 128 और 132 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये 119 के करीब रहेगा। तो आरबीए मेरे लिस्ट पे है। जुबिलेंट फूड्स मेरे लिए बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। ओके, ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स रहेगा जुबिलेंट फूडवर्क। हालांकि रिपोर्ट अच्छी नहीं है जुबिलेंट के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है। 1 मिनट 40 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा। मैं जरा आपको सेटअप बता देता हूँ मार्केट का क्या है। आज निफ्टी के लेवल एक बार जरा दिखाइए इंटरेस्टिंगली।
निफ्टी के लेवल के अंदर आज आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि शुरुआत में उतनी स्पीड और उतनी बढ़त के साथ नहीं खुल रहा। 12 पॉइंट अब साथ में दिखाइए। अब जरा बैंक निफ्टी के एक बार जरा दिखा सकते हैं तो बैंक निफ्टी भी दिखाइए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को जरा एक बार क्लोजली वॉच कीजिएगा लेवल्स के हिसाब से। इसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा रनअप नहीं मिल रहा है, तो आज का दिन थोड़ा डल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये पॉइंट जोड़ते हुए जब 83 के ऊपर रुपया भी खुला तो हमारा थोड़ा और कन्विक्शन लेवल कम हो गया कि बाज़ार के अंदर आज शार्प तेज़ी आ सकती है। वो शार्प तेज़ी नहीं होगी, खिसक खिसक के चल जाए वो बात अलग है, लेकिन वैसा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। आते हैं शेयर्स के पार्टिसिपेशन पे। आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ONGC, NTPC, ब्रिटानिया और बजाज फिनसर्व, ये शुरुआती कुछ एक शेयर्स हैं, लेकिन इन सब में जो बढ़त है वो सिर्फ ONGC में 1% की है और सभी शेयर कुछ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, यानी कि आधे %। जो मैंने आपको 5 नाम लिए, इसमें से एक भी शेयर लीडरशिप क्वालिटी का नहीं है। दूसरा आते हैं, अब गिरने वाले शेयर्स चेक करते हैं। टाटा कंज्यूमर्स खंडन हुआ तो 1.5% नीचे, कल अच्छा चल गया था। हिंडाल्को, HUL, इन्फोसिस, SBI, आप मेरे सिर्फ नाम से सुन पा रहे होंगे कि ये आधे % करीब नीचे खुल रहे हैं। इसका मतलब जो लीडरशिप रखने वाले शेयर्स हैं वो शुरुआती थोड़ा कमज़ोरी के साथ आज आपको ओपन कर रहे होंगे। एडवांस डिक्लाइन भी आप जब चेक करेंगे आज 1200 से ऊपर नहीं होने चाहिए और डिक्लाइंस 300-400 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा ही पैटर्न खुलता है तो आज फिर से रेंज में ही हम कामकाज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन आ गए। डॉट 1180 जिसका हम बात कर रहे थे और 292 यानी कि 300 जिसकी हम बात कर रहे थे कि डिक्लाइंस हमको मिलेंगे, आज ठीक वैसा ही ओपन हो रहा है। मार्केट बिल्कुल बुक की तरह चल रहा है। अगर आप थोड़ा भी डाटा एनालिसिस करना जान रहे होंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या इस समय की पोजीशंस बन रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास अभी कुछ खास बड़ा मोमेंटम है नहीं, आपको वेट ही करना पड़ेगा। हाँ, मैंने फिर से आपको कह देता हूँ, अगर आपको 60-70 पॉइंट निफ्टी के अंदर कमाने तो ज़रूर एंटर कीजिए। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर कमाने ज़रूर एंटर कीजिए। आज वीकली बेसिस पर एक्सपायरी भी है तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फटाफट से शेयर्स पे। जियो फाइनेंशियल ये करीब ½ % ऊपर है। इसके अलावा ब्रिटानिया ½ % ऊपर है। ONGC ½ % ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज ½ % ऊपर है। आज रुपए की जैसी कमजोरी हमको मिली, मैंने कल भी जिक्र किया था कि IT कंपनीज को अब आना चाहिए। अब उससे ज़रा फेवरेबल कंडीशन कैसे लेके आए। TCS थोड़ा आया है। आज शुरुआत TCS की उतनी बुरी नहीं हुई है, इसलिए मेरा मानना है कि आज निफ्टी पर ज़्यादा फिर से ध्यान रखिएगा। हो सकता है IT का पार्टिसिपेशन आ जाए, मैं TCS से उम्मीद ज़्यादा कर रहा हूँ। आज पे खबर भी थी। मारुति और L&T जैसे शेयर्स भी शुरुआत में थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें वो फोर्स नहीं है जो एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए होती है। अभी तो नहीं है, देखेंगे बाद में, अगर मिलेगी तो फिर उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आपको शुरुआती बढ़त दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं लूजर्स पे। टाटा कंज्यूमर्स टूट गया, हिंडाल्को टूटा, इंडसइंड बैंक टूटा। आज मेटल्स का दिन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। JSW स्टील नीचे है, टाटा स्टील भी नीचे है। आज हमने टाटा स्टील आपको कॉल के तौर पर दिया था और एक कैवेट के साथ दिया था कि डिप मिलेगा, इस डिप को आप बॉट करना फिलहाल अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के। अब आते हैं जरा नेक्स्ट 50 पे। वहाँ के शेयर देखेंगे तो अदानी ग्रुप की कंपनी ATGL, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ये करीब 1.5% ऊपर है। गेल ऊपर है, गेल हमने आपको कई बार नोटिस करवाया हुआ है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस भी ऊपर है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ताकि आपको जज कर पाएँ कि इस समय की स्क्रीन क्या कह रही है और कौन से शेयर बढ़ने और गिरने वाले हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप एक बार जरा हीट मैप भी लेके इस बीच में बता दूं तो ACC, वेदांता, श्री सीमेंट जो कल 2-4 दिन से भी चल रहे थे ना, सारी सीमेंट कंपनीज, ये थोड़ा कमज़ोर हैं। ये हीट मैप है। आज कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आपको लग रहा होगा कि बाजार के अंदर शुरुआती जो एक मूवमेंट चाहिए वो थोड़ी एब्सेंट है और आज थोड़ी इसके अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है। देखिए G20 के हम मुआयने पे खड़े हैं तो इसलिए हो सकता है होटल स्टॉक्स वगैरह कुछ आ जाए काम में। आप ना लेमन ट्री पे ध्यान रखिएगा। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ कनेक्ट होंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शेयर बकायदा 2% ऊपर है इस तरह के मार्केट में, लेकिन ये जो समय स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये तो आपको पूरी कमजोरी के साथ, दबदबा के साथ आपको दिख रहा होगा। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है ये आपको ब्रेक कर बता दिए। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स जो अच्छी मूव में हैं, इमामी जैसे स्टॉक्स आपको फिर से, क्योंकि थोड़ा डिफेंसिव है बाजार, तो फिर से आपको मिड कैप में वो नाम एक्टिव हो गए जहाँ मूव अच्छी दिख रही है। इमामी जैसे स्टॉक्स, टाटा टेली जैसे स्टॉक्स
पावर स्टॉक्स में आरईसी आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कल एक आध दिन में पीछे देखने को मिली थी। 2% तेजी के साथ आपको आरईसी, पीएफसी लगभग 1.5% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऑयल प्रोड्यूसर, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स, पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पर फिर से आपको एक मूव देखने को मिल रही है। और क्योंकि थोड़ा सा सीमेंट में भी कल प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, तो डालमिया भारत जैसे इनिशियल थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट टू एक्चुअली पॉजिटिव काम करते हुए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त आपको फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए, लेकिन एबीपी के एक अच्छे कमेंट्स आए थे। और आप अब देखें कैपिटल गुड स्पेस में कमेंट्स इंडिया, वहाँ पर भी आपको एक मूव बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। तो क्या थोड़ा सा कैपिटल गुड स्पेस जो थोड़ा ब्रीदर ले रहे थे, क्या वो एक बार फ्रंट सीट ले सकते हैं, उनमें मूव आ सकती है? इसे वॉच करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी समझेंगे। लेकिन इस बीच स्मॉल कैप में भी एक बार व्यू ले लेते हैं। एक बार वीबीएल को भी आज फोकस करेंगे, क्योंकि पेप्सिको का एक बड़ा ऑर्डर, एक यूनिट सेटअप करने की बात हो रही है असम में। तो क्या वीबीएल आज फोकस में हो सकता है, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग लेड काउंटर्स हैं, एम्बर एंटरप्राइज हो, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। शुगर और चावल काउंटर में कल भी आपको अच्छी एक मूव दिख रही थी। ईआईडी पेरी में आप फिर से आज 2.5% की तेज़ी देख रहे हैं। क्यूएसआर स्पेस के सफायर फूड में भी मूव ऑलरेडी बनी हुई है। और दूसरे कुछ और काउंटर्स में जेंसेर टेक्नोलॉजी, ब्रिगेड जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर मूव है। और ब्राइट कॉम अनदर 5%, एवरीडे यहाँ 5% का लोअर सर्किट, 13 रुपये पे अब बस ये स्टॉक आ चुका है। लेकिन अभिषेक अब आपको इनिशियल ट्रेड्स दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से। ठीक है, तो मिड कैप में हम देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर है और हम पावर स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर से जरा पीएफसी को, आरईसी को स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। स्लो मूवर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इनका कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन चूंकि डिविडेंड वाली स्टॉक्स हैं तो थोड़े फ्लेवर में ऐसे भी रहते हैं। आज 2% के तेजी हम पीएफसी में देख रहे हैं। आरईसी में भी हम देख रहे हैं कि चूंकि ये दोनों ट्विंस कहे जाते हैं, तो एक सिमिलर पैटर्न हम देखते हैं। आरईसी के शेयर में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। 240 रुपए का इसका भाव है, 262 रुपए पीएफसी का भाव है और रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ये ट्रेड कर रहे हैं। मयूरी जी, पीएफसी, आरईसी, क्या व्यू है आपका? आपको लगता है कि जो ये पावरफुल मोमेंटम बना है पावर स्टॉक्स में, ये अभी लीड करते रहेंगे आरईसी और पीएफसी? अभी मौके हैं इसमें? फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक मूव काफी अच्छी हो चुकी है और वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि जो एक डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक देते हैं, ये एक सहारा बनते हैं स्टॉक प्राइस के लिए। एंड ऑब्वियसली पावर डिमांड जैसे सर्ज हो रही है, पावर फाइनेंसर्स ऑब्वियसली फोकस में रहेंगे, नॉट जस्ट फॉर पावर डिमांड सर्जिंग नाउ, बट जो एक लेआउट दिया है हमने इन टर्म्स ऑफ मोर कैपेसिटीज गेटिंग एडेड। उदाहरण के तौर पे एनटीपीसी 130 गीगावाट एस्टेब्लिश करेंगी अगले कुछ सालों में, और ओवरऑल प्लेट कैपेसिटी जिसमें ऑलमोस्ट 60-70 विल बी थ्रू रिन्यूएबल्स। तो स्कोप इज सिग्निफिकेंटली हायर। अगले 2 साल से रेवेन्यू विजिबिलिटी के हिसाब से शायद वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो चुके हैं। एग्जीक्यूशन कैसी करती है कंपनीज, ये देखना लाजमी होगा। बट अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर एक्सपोजर इज आल्सो टू गवर्नमेंट एंटिटीज, इसलिए अच्छा खासा एनपीएस अच्छे खासे होते नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो रिसीवेबल्स है ये अच्छे खासे रिड्यूस हुए हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चरल स्टोरी इन प्लेस है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा पुल बैक्स होना जरूरी। निवेश नहीं करने की सलाह है, क्योंकि ये शेयर बहुत चल गए हैं। अपने सभी हम टेक्निकल एक्सपर्ट से गुजारिश करेंगे कि अपने ओपनिंग ट्रेड्स तैयार रखें। लेकिन उसके पहले जरा एक शेयर की मैं चर्चा कर लेता हूं। स्पाइसजेट आज लगातार तीसरे सत्र में इस शेयर में धुआंधार तेजी है, 42 रुपए के पार भी निकल रहा है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है इनिशियल ट्रेड में। हालांकि लेसर्स के साथ साथ कुछ इन्होंने सेटलमेंट किया है। 9 लेसर्स को उनके बकाये के बदले में इन्होंने इक्विटी का प्लेसमेंट किया है, थोड़े प्रीमियम पर किया था। इसके अलावा एनसीएलटी ने यह कहा है कि बाकी भी जो लेसर्स हैं, जो लीज पर विमान देने वाली जो कंपनियां हैं, उनके साथ भी सुलह कर ली जाए। 15 तारीख को हियरिंग, उससे पहले शायद ये मामला सुलझता हुआ दिखे, तो एक राहत की उम्मीद जरूर है। सोनी, आपसे समझना चाहेंगे, स्पाइसजेट में जो तेजी हुई है करीब 5 सत्र की अगर हम बात करें तो 30-35% ये शेयर चल गया है। आप किस तरह की इसमें मूव आगे देख रही हैं? क्या थोड़ा ज्यादा चल गया, अब थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? जी, मैं अगर देखूँ टेक्निकली तो शायद ऑब्वियसली थोड़ा और कॉशियस रहने की सलाह यहाँ पे दूंगी, क्योंकि सडन स्पाइक आया है और वॉल्यूम के साथ आया है। अब पता नहीं कि इसमें फॉलो बाइंग आएगी कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आज का इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा वेट कीजिए, वॉच कीजिए। अगर वो 34-36 के ऊपर ही आज क्लोज देता है तो अच्छा रहेगा। और इसका जो आगे का मूव रहेगा वो डेफिनेटली आपको दिख सकता है अराउंड 48.6 तक जाते हुए। तो इसमें आज के लिए तो इमीडिएटली आप इसमें चढ़ के मत लीजिए,
थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आपको दोबारा फॉलोइंग अप और बाइंग एक्शन इसमें देखते हैं तो ही आप इसमें देख सकते हैं 48.6 के टारगेट के लिए नीचे का आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लगा सकते हैं 36 का। एक ओपनिंग ट्रेड्स हमारे सारे एक्सपर्ट्स के जो रडार पर आ रहे हैं वो ले लेते हैं। पहले किरण से लेते हैं। किरण मॉर्निंग। किरण बताएं अपना अभी फिलहाल बाजार खुलते ही कौन सा ट्रेड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? सो ओवरऑल जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर तेजी बनी हुई है और ऑयल काउंटर के अंदर पर्टिकुलरली हमें काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं तो ड्रिलिंग स्टॉक के अंदर आप ध्यान दे सकते हो। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी काफी अच्छे ट्रेड लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो क्लियर कट वहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है 91 के ऊपर। कल हमने देखा था 91 के आसपास कंसोलिडेट हुआ था, अब अभी भी 91 के ऊपर है। तो आईओसी आप लॉन्ग कर सकते हो 9150 9170 के आसपास चल रहा है करंट मार्केट प्राइस से, आप लॉन्ग कीजिए। ऊपर में एक आध दिन में मतलब इंट्राडे पे डेफिनेटली आप 95 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज अ स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 90 का स्टॉप लॉस रखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 95 के टारगेट के लिए आईओसी हम खरीदी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। आईओसी ऑयल मार्केटिंग काउंटर आपने लिया, कुछ आप क्या लेंगे? सो यहाँ पे एक स्टॉक जो आज फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है ज्योति लैब्स। स्टॉक में एक अच्छा खासा रिबाउंड कल देखा था हमने और आज भी हम उसमें अप ट्रेंड देख रहे हैं। तो एक जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर था ये यहाँ खत्म होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे आप 375 और 385 के दो टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लेके चले करीब 355 के आसपास। तो अब जो इसका बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये मोमेंटम जो है ये आने वाले कुछ दिनों के लिए और कंटिन्यू भी रह सकता है। ठीक है, आपने लिया एफएमसीजी से क्योंकि बाजार थोड़ा डिफेंसिव मोड में दिख रहा है। ज्योति लैब्स और इमामी को भी देखिए, मिड कैप स्पेस में अच्छी मूव है। सोनी की नजर कहाँ होगी आपकी? आई देना चाहूंगी आरईसी लिमिटेड में। आरईसी में मैं अगर देखूं तो आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज का इंपॉर्टेंट रहेगा 236 का सपोर्ट आप ले सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर का पहला टारगेट रहेगा इसका 245, उसके ऊपर ही चढ़ते हुए इसका दूसरा टारगेट रहेगा 252। तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए आज स्टॉक, और ये बाइंग के साइड में ही है। आई कुड गेस कि सोनी शायद डेरिवेटिव काउंटर लेंगी पीएफसी या आरईसी में से कोई। विभोर आप क्या लेंगे? पीवी और आरएनएक्स भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? दिव्यानी इंटरनेशनल रहेगा। दिव्यानी इंटरनेशनल अभी हम लोग अपने पैनल में भी डिस्कशन कर रहे थे क्यूएसआर के लिए, फिर कुछ ने भी डिस्कस किया था। यहाँ पर एक इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर 2 दिन पहले एक अच्छा खासा मूव आया था, आज उस मूव का फाइनली फॉलो अप आया। कल में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, पॉज रहा होगा। तो स्टॉप लॉस आज का डे लो रख के ही दैट इज 214 का स्टॉप लॉस रख के मैं 235 का टारगेट रखना चाहूंगा। ओके ठीक है। क्या एक बार वापस से आपको निफ्टी दिखा देते हैं क्योंकि इसमें गिरावट करीब 50 पॉइंट की हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको कल भी कहा, आज सुबह भी ये बात रखी कि काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद आ रहा होगा कि बाज़ार के देखिए क्या शानदार रिकवरी हुई लास्ट एक घंटे में, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये भी पसंद आ रहा होगा देखिए रिकवरी तो हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहे, मार्केट फिर से चर्निंग रेंज में आ गया। ये 50 पॉइंट की जो भी गिरावट आई ना, दिन भर की जद्दोजहद इसी में लग जाएगी कि इसको 50 पॉइंट को कवर कैसे करें। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए इंडाइसिस से थोड़ा दूर रहिए। मार्केट सिर्फ शेक कर रहा है, हिला आ रहा है अपने आप को और कमज़ोर हैंड्स को बाहर कर देता है। आप बैंक निफ्टी को एक बार चेक करेंगे तो आज परसेंटेज में कम गिरावट है। एक्चुअली में इसमें कल में थोड़ा मूव आया हुआ है। तो इसलिए आज वैसे देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक की इंपॉर्टेंस देगी। एक बार आप एचडीएफसी बैंक भी दिखाइए जरा स्क्रीन पर, और साथ ही साथ ना और बैंक्स भी दिखाइएगा। मैं जरा आपको बैंकों के नाम बताता हूँ, जरा 1 मिनट के लिए वो दिखाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एसबीआई दिखाइए एक बार और एचडीएफसी दिखाइए, भले आमने सामने भी दिखा सकते हैं तभी आमने सामने भी दिखाइएगा। एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी। एचडीएफसी जो टोटल लॉस पहुंचा रहा है ना बैंक निफ्टी को, वो पहुंचा रहा है करीब 74 पॉइंट का, और एसबीआई जो टोटल गेन दे रहा है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, वो दे रहा है 15 पॉइंट का। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए एचडीएफसी भले ही 8 रुपये टूटा, वो 2 रुपये ऊपर टूटा, लेकिन पॉइंट्स में कितना बड़ा डिफरेंस ये दे रहे हैं इंडाइसिस को। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर आप सूची चेक कर रहे होंगे ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एसबीआई और मारुति के अंदर ही दिख रहा होगा। इसके अलावा कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं है जो अच्छा मूवमेंट दिखा रहा हो। मयूरेश, ये मारुति पे आपका टेक क्या है? काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि थोड़ा सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके ये 10,250 हो गया, और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए 10,250 तभी तो हुआ ना जब कुछ दम था, और आगे कंपनी अगर एग्जीक्यूशन कर दे जो बात कह रही है तो ये 12,000 भी हो जाए तो क्या बड़ी बात है। आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी डिम्पी बहुत इनकरेजिंग थी। इनफैक्ट पिछले तिमाही में दे हैव गेन्ड द मार्केट शेयर ऑफ 1.5%,
और जो एस्पिरेशन टारगेट है 48 to 50% रीच करने का, जो पहले मारुति कमांड करती थी कुछ सालों पहले, दैट इज क्वाइट प्लॉजिबल। दूसरी चीज आई थिंक जो पिछले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों में कंपटीशन की वजह से इनकी मार्केट शेयर डिटोरिएशन हुई है, जो इन्होंने नए लॉन्चेस किए हैं एसयूवीज के, जो नई जिमी हमने देखी है, इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा है। और जैसे नए लॉन्चेस और आते रहेंगे, मुझे लगता है आई थिंक इन स्पाइट ऑफ कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी, जो फुटफॉल्स है, जो ऑर्डर बुक है इनकी, दैट शुड एंश्योर मार्केट शेयर गेन स्लोली एंड स्टडीली स्टार्ट पिकिंग अप। थर्ड, आई थिंक जो एक रॉयल्टी पेमेंट्स का इशू था पेरेंट को लेके, जो एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा मार्केट है मारुति के लिए, और तीसरी चीज इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इटसेल्फ एंड द न्यू नेक्सा शोरूम्स, एक जो सेल्स और सेल्स के बाद जो आफ्टर सेल्स हम कहते हैं, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आज के तारीख में भी अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स मारुति के व्हीकल्स अवेलेबल है, एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो शेप्स है, डिजाइन है, दैट हैज सीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ ट्रिगर्स हैं, एंड द वर्स्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन इज लार्जली बिहाइंड, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के पास अच्छे खासे टेलविंड्स होंगे टू एग्जीक्यूट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जैसे फेस्टिव सीजन आएगा, स्टॉकिंग भी होगी अक्रॉस डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड, व्हिच शुड आल्सो इंश्योर वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहे सेकंड हाफ। तो आई थिंक मारुति पे हम पॉजिटिव रहेंगे, ये स्टॉक और भी मूवमेंट। ओके ठीक है, मारुति पे आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। औरोबिंदो फार्मा का एक बार जरा चार्ट दिखा सकते हैं, औरोबिंदो फार्मा का। और ये सवाल लेते हैं सोनी से। सोनी, आज आपने लुपिन शामिल किया था, हमने रीजनिंग भी बताई थी कि हमने क्यों छोड़ दिया, आपने क्यों पकड़ा, और उसके बाद आज हमने भी एक फार्मास्यूटिकल शेयर दिया था डिविस लैब। आज फार्मा के अंदर बाइंग है, शुरुआत में 2-4 शेयर लीडरशिप लेने की उम्मीद में है। औरोबिंदो फार्मा को चेक करना, ये भी आज चलेगा क्या? मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए प्लस करूँगा, मेरे को पोजिशनल ही नहीं रखना इसको। ये देखिए डिम्पी जी, लास्ट 2 दिन से इनफैक्ट मैं नोटिस कर रही हूँ कि एंटायर फार्मा सेक्टर में लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे हैं। उसमें सारे स्टॉक्स जैसे बायोकॉन, ऑरो फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सिंजन, सब में ही पोजीशंस बन रहे हैं। सो ऑरो फार्मा में भी परसों जो मैंने देखा था काफी अच्छा, उसमें लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन 5% के करीब बना था, कल चला भी था। और ये जो है एक सिग्निफिकेंट फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। उसने 2 दिन पहले उस पे एक ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ उसमें वापस आ रहा है, और ये जो है आज के डेट में भी, मेरे आज के इंट्राडे में भी मेरे ख्याल से ये चलने वाला है। और अगर मैं देखूं तो ये 860 का, 858 और 860 का आज एक सपोर्ट पकड़ सकता है, और ऊपर की तरफ वो 875 और 882 के बीच में आज इंट्राडे में मेरे ख्याल से लग रहा है। तो आप इसको बाई भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पोजिशनल पे भी अच्छा लग रहा है, अगर 900 के आसपास टारगेट जा सकता है, बट इंट्राडे में आई थिंक बेटर रहेगा आप इसमें अगर प्रॉफिट बुक भी कर लें, अगर 880 885 के आसपास आता है। ठीक है, 885 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है अरविंदो फार्मा के शेयर में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शिपिंग रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, आप उठा के देख लीजिए, चाहे गार्डन रीच शिप बिल्डर हो या फिर इनफैक्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ही क्यों न हो, जहां शिपिंग लगा हो वहां पर तेजी है। कोचिन शिपयार्ड 52 हफ्ते के नई ऊंचाई पर ये शेयर पहुंच गया है, करीब 8 से 9% के आसपास की तेजी आज दिख रही है। और पिछले महीने भर में, एक महीने में 55 से 60% के आसपास के सॉलिड रिटर्न आ गए हैं। 1000 रुपये के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ लगातार तेजी, मतलब हम उम्मीद करते रह गए, लोग शायद कहीं ना कहीं ये रैली रुकने का इंतजार करते रह गए कि रुके, शायद एंट्री का मौका बने, वो मौका मिला नहीं। अभी क्या सलाह देंगे आप? ये तेजी आपको और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है क्या? जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की है 400-500 वाली रेंज में, क्या उनके लिए सही समय है कि अब प्रॉफिट टेकिंग कर ले? अब तो पैसे उनके दोगुने हो गए यहां से। तो अभिषेक, आई थिंक हम फिलहाल मार्केट के उस फेज में है जहां पे अगर आप वेट कर रहे हैं तो भी आप इन अ वे लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि हो सकता है आपको यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप जो है, या पर्टिकुलर कोई स्पेसेस जो हैं वो ओवर स्ट्रेच लग रहे हों, बट अगर आप ट्रेडर हैं और आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उनमें बने रहें। अपना कैपिटल एलोकेशन भले कम कर दें या अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉसेस जो है उनको टाइट लेके चले, लेकिन अगर आपको मोमेंटम लग रहा है तो लेके चले, बिकॉज हियर द स्ट्रॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। प्रिसाइसली फॉर दैट रीजन पिछले 2 हफ्तों में कोचिन शिपयार्ड के हमने जो ये कॉल है ये 2 बार दिए थे इसी शो पे, इसी चैनल पे। 950 के सेकंड टारगेट के लिए आज तो वो बहुत ही
कंफर्टेबली मीट होता हुआ नजर आया है। स्टॉक यहाँ पे 1050 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो थोड़ा सा वेट करें डिप का, या अगर जैसा मैंने अभी बताया आप लेना चाहें तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन बुक करने की जल्दबाजी ना करें। ये मोमेंटम है, वॉल्यूम बैक्ड मूव है, कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे आपको 1100-1150 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 1020 का और इस मोमेंटम को राइड करते चलें। ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर करते रहिए, मोमेंटम को राइड कीजिए। ये तेजी अभी और यहाँ से खींच सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन आज बाजार में फिर से हम देख रहे हैं कि सुस्ती का बाजार है और बाजार के अंडर करंट से ना कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो अछूते रहते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उसमें से एक गेल भी है, अपने मोमेंटम से ये शेयर चलता है। 127 रुपये का भाव इसका हो गया, 115 रुपये के आसपास था, तब से हमने नोटिस करवाना शुरू किया है और डिम्पी को भी अच्छे से याद होगा, लगातार जिक्र हो ही रहा है। आज भी 2% के आसपास की तेजी है, 127 का प्राइस है। किरण, गेल आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर ये शेयर पहुंच गया है, यहां से किस तरह के पैटर्न इसके दिख रहे हैं आपको और क्या अभी भी तेजी करनी चाहिए इसमें? सो डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमने गेल पे देखा था, और जिस तरह से पीएसयू कंपनीज के अंदर मूवमेंट आ रहा है, इस कंपनी के अंदर भी एक बड़ा अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर आप इसका मंथली और वीकली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह के पैटर्न है, ऊपर में 132 से 135 तक के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस है, या कोई भी डिप आता है नीचे में 120 तक तो वो बाई अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 118 के नीचे रखना है। ओवरऑल ऊपर 140 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेल के ऊपर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऑलराइट, कुछ और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी हैं। इनफैक्ट एक बार इंटरग्लोब एविएशन को डिस्कस करते हैं मयूरेश के साथ भी। मयूरेश, इस पर भी एक रिपोर्ट तो आई है गोल्डमैन सैक्स की, और टारगेट प्राइस भी उन्होंने 2600 की बात कही है। हालांकि 2-3 बड़े ट्रिगर्स जो बताए हैं, और इसमें एक हायर फ्यूल प्राइस तो एक रहेगा ट्रिगर जो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को वीक करता है, लेकिन जो लोअर यील्ड्स हैं और साथ ही जो यील्ड इंप्रूवमेंट लगातार क्वार्टर हो रही है, आगे फेस्टिवल सीजन है और बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, वेडिंग सीजन है, उसके चलते इंडिको जैसे स्टॉक्स पे आप यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे? शायद प्रियंका एक मोमेंटम रह सकता है इस स्टॉक में। ऑब्वियसली एंट्री पॉइंट के हिसाब से वुड बी फॉर डिक्लाइंस, बट क्या मोमेंटम रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट एज फार एज ट्रिगर्स आर कंसर्न्ड। सेकंड हाफ में फेस्टिविटीज जो राउट्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर वन ऑफ द बिजीएस्ट राउट्स एट दिस जंक्चर, क्योंकि कंपटीशन नहीं है एट दिस जंक्चर और सप्लाई कम है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ मैक्रो इश्यूज दैट द सेक्टर इज फेसिंग। डेफिनेटली बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ लोड फैक्टर्स। क्रूड एक हेडविंड बनता है क्योंकि 45% इनकी इनपुट कॉस्ट एटीएफ पे यानी क्रूड पे डिपेंडेंट रहती है। इफ क्रूड प्राइसेस स्टार्ट गोइंग हायर, ये पास थ्रू तो कर पाएंगे, बट क्या कैपिंग का एक डर रहता है हमेशा प्राइसिंग को लेके, विच रिस्ट्रिक्ट्स द यील्ड मोमेंट, जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो पहलू रहते हैं एविएशन कंपनीज के लिए, रास्क कास्क, आई थिंक जो अवेलेबल सीट किलोमीटर्स है ये डेफिनेटली बढ़ेंगे। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर should see a steady uptick. At the same time, cost per available per seat kilometer की uptick के कारण yield होगी per kilometer, that will probably come down or remain in the range that we are talking about. तो कहीं ना कहीं I think second half में जो activities है, जो international routes की इनको permission मिल रही है, profitable routes रहते हैं margin और bottom line के हिसाब से, और ये सारे points trigger बन सकते हैं which can provide momentum for the stock. तो मेरे हिसाब से शायद consolidate होगा stock, बट क्या मोमेंटम रहेगा अगले कुछ तिमाहियों तक? बिल्कुल। चले, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन आपकी यानी बन नहीं रही, बहुत फ्रिजल आउट हो जाती है मूव, लेकिन जो भी है 1800 से चलते चलते इंडिगो आप देखें तो 2500 के आसपास तो अब आंक ही चुका है। एक और स्पेस है पूरा ईएसएम स्पेस, जहां पर अच्छी खासी मूव है, यहाँ कुछ बड़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं। इनफैक्ट आज सीएलएसए की रिपोर्ट केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक पर भी आई है, और केन्स के स्टॉक को लेकर आते हैं ब्रोकरेज में, आज हमने इसे कवर भी किया। यहाँ से टारगेट ब्याज भी 6% इस रिपोर्ट पे चला है, परसों भी इस पे कुछ ब्लॉक लगे थे। 2200 के ऊपर का टारगेट केन्स की पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ यहाँ पर सीएलएसए ने दिया है। और आप पिछले 3 महीने का चार्ट भी देखें, केन्स 800 रुपए की चाल से लगभग 1200 रुपए चल चुका है पिछले 3-4 महीनों में। इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद क्या आप थोड़े से एग्जॉशन के साइन यहाँ से दिख सकते हैं कुछ केन्स पे? प्रियंका देखिए, ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन मोड में तो स्टॉक चला गया है,
बहुत ज्यादा तो यहाँ पे एग्जॉस्शन नहीं नजर आ रहा है, बट ये कह सकते हैं कि मार्केट के साथ एक स्टॉक ने पॉज लिया है। मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, उसके साथ ही साथ स्टॉक ने भी एक ब्रीदर लिया था, एक अच्छा रनअप आया था 1700 के बेस के बाद। स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए 2100 के लेवल तक चला गया था। सो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले कुछ महीनों में ये 2200 की तरफ एक फिर से रनअप दिखाए हमें। तो इट्स लुक्स लाइक अ गुड फाइंड राइट नाउ, और एक एंट्री पॉइंट भी अच्छा है बिकॉज एक रनअप के बाद कंसोलिडेशन हुआ है और स्टॉक फिर से अपने अप मूव जो है शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक पोजिशनल बेट लेना चाहें तो 1900 के पास अपना स्टॉप लॉस लेके चले। 2200 जो भी आपने लेवल जिक्र किया, ये बिल्कुल आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट कर सकता है इन द कमिंग मंथ्स। ठीक है, मार्केट में इंडाइसिस में तो खैर कुछ होगा नहीं, और वैसे भी आज हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि आज निफ्टी पे इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्शन रहेगा क्योंकि इसकी आज वीकली एक्सपायरी भी है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो उन दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग है। खैर जब बड़ी एक्सपायरी होगी तो एक ही डे को होगी, वो 28 सितंबर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जरा शेयर्स और चुन लेते हैं जहाँ पे आज शुरुआती मोमेंटम थोड़ा देखने को मिल रहा है। एक शेयर ना मेरी लिस्ट में, मेरे को बस उसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना है, और वो मैं लेता हूँ जरा खुश से। कुछ आप जरा चेक कीजिएगा, उस शेयर का नाम है HG इंफ्रा। एक बार देखेंगे आप HG इंफ्रा को। डिप्पी फिलहाल अगर मैं देखूं तो पिछले 1.5 से 2 महीने का जो इसका सेटअप है वो एक कंसोलिडेशन मोड में है। थोड़ी सी ब्रॉड रेंज लेके चलते हैं, 850 से लेके 1000 का जो रेंज है इसके आसपास। हालांकि नियर टर्म एक्शन पिछले 4 से 5 सेशंस का थोड़ा पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आया था, बट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसे ले रहे हो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो यहाँ पे 980 से 1000 का जो जोन है, ये बार बार टच करके स्टॉक नीचे स्लिप हो जा रहा है। सो यहाँ पे आपको अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लेना हो तो 1000 क्रॉस करने का वेट करना चाहिए। इस लेवल को ब्रेक करते यहाँ पे जिस मोमेंटम की आप बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल लौटते हुए नजर आएगा, और वहां से आप 1070 और 1130 के 2 टारगेट्स के लिए इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो तब आपका रहेगा वो रहेगा करीब 950 के आसपास का। एक शेयर के बारे में कल चर्चा हो रही थी, जो मिस्टर भसीन आए थे, वो थे TTML, टाटा टेली महाराष्ट्र के बारे में कल चर्चा हुई थी। एक बार आप दिखा सकते हैं TTML को, आज करीब 4.5% ऊपर, मेरे को लगता है सर्किट ही है इसका 5% का, तो एक बार मैं और चेक कर दूंगा। ये शेयर आप देखिए 9560 के आसपास अभी चल रहा है, टाटा टेली महाराष्ट्र। एक बार ज़रा इस पे सोनी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, आप इस शेयर को कैसे देख रहे हैं? इसमें कोई ट्रेड बनता है या फिर हाथ से निकल चुका है ये? अभी भी इसमें स्ट्रेंथ काफी है, बिकॉज ब्रेकआउट दे ही रहा है, और 93 के ऊपर आज अगर जब तक होल्ड करता है इसमें और स्ट्रेंथ हो सकता है। ये 100 और 105 के रेंज पे भी जा सकता है। फ्रेश एंट्री भी बन सकती है आप इसमें, जब तक 93 का लेवल आप सपोर्ट मान के चलिए या फिर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और ऊपर की तरफ टारगेट भी आप देख सकते हैं, पहला टारगेट 100 का रहेगा, उसके ऊपर क्लोज देते ही वो 105 के तरफ भी जाएगा। तो स्ट्रेंथ भी है इसमें, टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है, RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो मेरे ख्याल से हर तरफ से इसमें बुलिश साइंस तो है ही, तो स्टॉक में अभी भी आप ले सकते हैं इसमें एंट्री। टाटा टेली पर ये भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में लगातार तेजी का दौर बना हुआ है, और कुछ कुछ स्टॉक्स आज भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। एक सरकारी कंपनी का जिक्र करना चाहेंगे जिसका कि नाम है नेशनल पेरोक्साइड, और ये शेयर इस वक्त 5-6% के आसपास की तेजी ये दिखा रहा है। कुछ आप जरा इसको चेक कीजिए, नेशनल पेरोक्साइड कैसी लग रही है आपको कंपनी, और इस पर आपकी सलाह क्या होगी? क्या इसमें तेजी के मौके हैं, या फिर चूंकि शेयर ज्यादा चला हुआ है तो छोड़ देना चाहिए इसको? मैं दूसरा विकल्प चुनना चाहूंगा अभिषेक, जो आपने कहा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ही शार्प रनअप है, कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय से इसमें चले आ रहा था। पिछले 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन था इसमें, और उसका ब्रेकआउट हमें 4 सेशन पहले मिला है, जहां पे स्टॉक शायद बिलीव भी ना कर पाए, बट 1400 के लेवल के आसपास चल रहा था, और आज हम 2000 के ऊपर हैं। तो इतना शार्प रनअप आया है, तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे ओवर हीटेड है। तो मैं कहूंगा कि अब थोड़ा सा इसमें आप वेट करें फॉर द डिप्स एंड द डिक्लाइंस। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक मिलता है करीब 1750 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तब एक फ्रेश पोजीशन कंसिडर करें। बट एज हैज बीन द केस विद मोमेंटम, अगर आपके पास ये शेयर रह गया हो आपके अकाउंट में, आपने लिया हो, तो फिर इससे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। 1950 का जो लेवल है, यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखें।
ठीक है, ये सलाह है आपके लिए। लेकिन सोनी, आप जरा ना ज्योति लैब्स को जरा चेक कीजिए, क्योंकि ये शेयर ने 170 से लेके 370 तक का सफर तय किया है। आज हम देख रहे हैं कि इसमें ठीक-ठाक खरीदारी इसमें हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर है। आपको दिक्कत लगती है या फिर चार्ट्स कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं? ये शेयर क्या अभी और चलेगा? ये मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ तो थोड़ा बहुत है ही नजर, बट एक उसका रेजिस्टेंस बने जा रहा है, वो 370 375 के लेवल पे है रेजिस्टेंस। जब तक उसको क्रॉस ना करता है, थोड़ा फ्रेश हाई लेने के लिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जितना आपको इसमें डिप मिला अराउंड 340, आप वहां से अगर खरीदें तो बेहतर रहेगा, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। 370 तक पहले जा सकता है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो दोबारा 400 420 की तरफ भाग सकता है। बट पहले मेरे ख्याल से डिप मिलता है तो आप इसमें बाई कीजिए, देन आप इसमें 370 का पहले टारगेट पे लगा के उसको बुक कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये आप उसको 400 की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बाजार में थोड़ी सी आपको गेन्स तो इरोड होते हुए दिखे हैं, मेटल्स थोड़े और वीक हुए हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स, और बैंक्स में एचडीएफसी बैंक से जहां कल एक 1.5% तक की मूव उम्मीद थी कि शायद बैंक्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो एक रेंज में ही दिख रहे हैं आपको। इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है एचडीएफसी बैंक में, लगभग 0.5% की गिरावट वहां देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा काउंटर्स में, एनर्जी पैक में और कुछ सिलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स में अच्छी मूव देखने को मिल रही है। विबोर भी हमारे साथ। विबोर, यूपीएल अब 613 पे आ गया है, धीरे धीरे ही, पर चाल तो इसमें आ रही है। आप यूपीएल पर एक बार चार्ट चेक करके बताएं क्या लेवल्स होंगे अगर यहाँ से कोई एंटर करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए। और यूपीएल स्टॉक यूपीएल में एक अच्छी खासी रिकवरी तो आई है, 581 से लेकर स्टॉक 613 तक आया है वापस, डेफिनेटली एक मैसिव फॉल के बाद। यहाँ पर एक छोटा छोटा सा बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। किसी को ऐड करना है तो डेफिनेटली अभी भी ऐड कर सकता है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 603 फॉर अ टारगेट ऑफ 630। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे पास 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड एक बना हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये यूपीएल पर एक राय रही, लेकिन इस बीच हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं हॉस्पिटल काउंटर्स भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल की बात हो, मेट्रोपोलिस की बात हो, वहाँ पर अच्छी मूव बनी हुई है। मेट्रोपोलिस पर तो आज डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, अच्छा लॉन्ग बिल्टअप आपको मेट्रोपोलिस पर दिख रहा है। क्या एक बार के लिए एंटर करना चाहिए स्टॉक में सोनी, अगर अब तक नहीं किया हो तो? अगर मैं मेट्रोपोलिस देखूं तो आज मॉर्निंग में थोड़ा सा उसमें लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस भी नजर आ रहे थे, बट प्राइस जो दिखा रहा है वो हाई से थोड़ा नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, एंड स्टॉक जो है वो 4-5 दिन से कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जा रहा है। इंट्राडे बेसिस पे तो आप इस लेवल पे एंट्री मत कीजिए, मेरे ख्याल से ये नीचे की तरफ डिप में बेहतर रहेगा। 1400 का इसका अच्छा सपोर्ट है, तो आप इसको 1400 के करीब ही इसको बाई कर सकते हैं। 1380 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1480 तक जाए, बट आज के लिए फ्रेश एंट्री इस लेवल पे मत कीजिए, डिप्स का इंतजार कीजिए। बीकाजी की बात कर रहे थे, बीकाजी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। आज आप नीचे एक देख पा रहे हैं 11.5 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील लगी है। देखिए, किसी भी शेयर के अंदर एबनॉर्मल मूव आएगा ना, कभी भी आएगा, तो ब्लॉक्स भी आएंगे। वो सबसे बेहतरीन मौका होता है एंटर या एग्जिट करने का। तो ये एग्जिट का ब्लॉक लग रहा है मेरे को, इसलिए शेयर शायद आप देख पा रहे होंगे नीचे भी आया। जोमेटो का भी ब्लॉक लगा है करीब 12 लाख शेयरों का। खैर, जोमेटो पे तो इस तरह के ट्रेडिशनली ब्लॉक लगते रहे, लेकिन बीकाजी का ये ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 508 के आसपास से खुश से एक बार पता कर लेते हैं, ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ चार्ट पे, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ये। बीकाजी एक बार जरा चेक करेंगे खुश आप? डिम्पी बिल्कुल, और आप जिस तरह से बता रहे हैं एग्जिट ब्लॉक, उसका प्रेशर देखिए स्टॉक में देखने मिल रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, लेकिन अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस है। अब मैं कहूंगा हालांकि उसका कंफर्मेशन आना बाकी है, 500 के नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है तो ये 485 के लेवल्स तक भी जा सकता है, जो एक इसका कंजेशन सपोर्ट जोन है। तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इसको बाय करने की जल्दबाजी ना करें, स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दें। ऑलरेडी नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं, तो हो सकता है प्रेशर इसमें आने वाले कुछ दिनों के लिए बना रहे। ठीक है। आज ना वैसे एक्चुअली अगर मेरे से पूछा जाए तो आज शेयर को भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मार्केट ना केवल इंडाइसिस के तौर पर डल है, बल्कि वैसे भी डल है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ, आप इंडिया विक्स दिखाइए।
विक्स हालांकि ये है फियर इंडेक्स, लेकिन ये मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी का भी इंडेक्स है, इसलिए इसको वॉलिटिलिटी इंडेक्स कहा जाता है। इसका मेन काम तो वॉलिटिलिटी चेक करना है। देखिए फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। इसका एक प्राइवाची शब्द है, वो है फियर इंडेक्स, कि हाँ भी इसको डर का सूचक भी माना जाता है, जितना बढ़ेगा उतना डर मार्केट के अंदर होगा। एक और दिखाइए आप एडवांस डिक्लाइन वाली प्लेट, जिसके अंदर F&O के शेयर्स हैं, NSE BSE के शेयर्स हैं। आप वहाँ पे देखेंगे थोड़ा टिल्ट तो होगा तेज़ी का, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए 96 का टिल्ट तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा गैप के साथ डिक्लाइंस के साथ नहीं है। तो ये F&O वाला हिस्सा ही सिर्फ देखने का है। NSE BSE के अंदर अलग तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। इसके अंदर स्मॉल कैप वगैरह भी काफ़ी हद तक इंक्लूड होते हैं, उसमें से कुछ एक तो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से चल रहे होते हैं। मेन F&O का पार्ट होता है चेक करने वाला। तो आप कांटे की टक्कर जैसे कहते हैं ना कि बुल्स और बियर्स के बीच में आज टफ फाइट चल रही है, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा होगा, शुरुआत में आपको शेयर्स नहीं मिल रहे होंगे, ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। कुछ आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अगर हमारे पास शेयर नहीं तो आप ही बताइए, आपने कोई शेयर ढूंढा हो तो। सिंपली देखिए, हालांकि ब्रॉडली तो ये सेटअप है कि कहीं ना कहीं हमें आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, बट डेफिनेटली मेरे रेडार पे ऐसे काफी काउंटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, दैट हैव बीन गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। मैं बस अगर कुछ नाम थ्रो कर सकूं तो शैल्बी ये काफी अच्छा कर रहा है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे हमें ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है। कल भसीन जी ने एक स्टॉक सजेस्ट किया था जो हमने हमारे रेडार पे ऐड किया, विच इज जेपी पावर, ये आज 6% ऊपर है। सो देखिए ट्रैक्शन तो यहाँ पे डेफिनेटली है, बट मैं अग्री करता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज हल्का सा हमें मुनाफा वसूली दिख रही है स्मॉल और मिड कैप में। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो, या रनिंग इनटू द वीकेंड शायद थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हमें देखने मिल जाए। बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम ध्यान रखें तो ट्रैक्शन अभी भी कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, और अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली मार्केट में हर दिन रहती हैं। ठीक है, ये सलाह स्टॉक पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक्स हैं ना वो लगातार फ्लेवर में है। एक तो क्या है कि अब शेयर के भाव आप लगातार ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत ऊपर चले गए हैं। अगर हम सरकारी कंपनी BHEL की भी बात करें तो एक समय था कि 100 रुपये के ऊपर शेयर को निकलने में पसीने निकल जाते थे, और अभी 140-45 रुपये के आसपास तक ये पहुंच गया है। इसके अलावा ABB, सीमेंस जैसी तमाम कंपनीज हैं जहां पर हमको ठीक ठाक मूव दिखी है। एक अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं FIIs का जो रुझान है वो इन कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या वैल्यूएशंस ठीक हैं? क्या बिजनेस को लेकर विजिबिलिटी है? आपके लिए निवेश का सही मौका है अभी भी? क्या आपको इसमें दाव लगाना चाहिए? इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं और एक खास मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट अमित अनवानी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत आपसे यही करना चाहेंगे अमित, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये माहौल थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्टिव है इस स्पेस के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो पावर से क्लोजली लिंक्ड भी हैं, यूटिलिटी सेक्टर में काम करती हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या सेंस लग रहा है? क्या जो तेज़ी का दौर हम देख रहे थे कैपिटल गुड्स में, आपको लगता है कि वो तेज़ी अभी बनी रहेगी? और चूँकि इंफ्रा के लिहाज से काफ़ी एक अहम साल होने वाला है, प्री इलेक्शन ईयर है, इस साल भी 5 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, आपका सेंस क्या कहता है? जो हम तेजी देख रहे हैं वो बनी रहेगी? जी धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगता है कैपिटल गुड्स में ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी आ चुकी है, बिकॉज काफी जगह पे नंबर्स काफी अच्छा है। इस क्वार्टर में भी हमने देखा जो एपीसी कंपनीज पहले चैलेंजेस फेस कर रही थी वहां पर एग्जीक्यूशन में इम्प्रूवमेंट आई है। जो हाई कमोडिटी इन्फ्लेशन का जो एनवायरनमेंट था अब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कंपनीज हमने देखा काफी अच्छे नंबर्स है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल कंपनीज के काफी अच्छे नंबर्स है, एबीबी सीमेंट्स के काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, एलएनटी के नंबर स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी भी तमाम कंपनियों के जो कमेंट्री थे विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर इंक्वायरी पाइपलाइन, या फिर हम कहें कि जो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट धीरे धीरे विजिबल हो रहा है, या प्रोडक्ट मिक्स धीरे धीरे बेटर हो रहा है। सो हमें लगता है कि आने वाले क्वार्टर में डेफिनेटली ये रीजनेबल टू स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा कैपिटल गुड्स कंपनियों में। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली ईपीसी कंपनीज में ऑर्डर बुक फ्रंट लोडेड रहेगी। जैसे कि आपने कहा इलेक्शन ईयर है, टिपिकली सब ऑर्डर्स जैन फेब तक लार्जली उससे पहले बंचअप हो जाएंगे। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि काफी सारी कंपनियां ऑलरेडी अच्छे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर चुकी हैं, जिसमें से ग्रोथ विजिबिलिटी है।
आने वाले 2 सालों में। और हमने देखा इंक्लूडिंग एबीबी सीमेंस काफी अच्छा ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी था टिपिकली एबीबी में, और 100 बिप्स या उससे ज्यादा का अर्निंग्स रिवीजन हुआ विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन्स। सो डेफिनेटली ट्रेंड काफी स्ट्रांग है एंड अप साइकिल आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा। वैल्यूएशन वाइज हमने देखा है काफी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है स्टॉक्स का, 50 to 100% या उससे भी ज्यादा स्टॉक्स चले हैं, एंड मीडियन से ऑलमोस्ट 50-55% हायर एंड पे प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर ग्रोथ आती रहेगी तो हमें लगता है कि सेक्टर अट्रैक्टिव रहेगा, और जब जब एक अपॉर्चुनिटी आएगी एंट्री करने की, आई थिंक एंटर किया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनीज। बिल्कुल सही बोली है। एक्चुअली बड़े रीजंस हैं, और ये जो डिमांड आ रही है वो ब्रॉड बेस्ड टियर 2 टियर 3 शहरों से आ रही है। ये कमेंट्स भी निकल कर आए जो एबीबी की मैनेजमेंट मीट हुई। लेकिन अब यहाँ से अगर 12 मंथ फॉरवर्ड भी देखें तो कौन सा स्टॉक आपको अट्रैक्टिव दिखता है जो पोजिशनली होल्ड किया जा सकता है? राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एबीबी में हमारा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू है काफी लंबे समय से। अभी हमारा रेटिंग एक्यूमुलेट है, और जैसे कि आपने कहा अगर ग्रोथ देखें तो CY21 में भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था, 19%, CY22 में 26% ग्रोथ था। ऑर्डर इनटेक 10,000 से ऊपर थी, और अभी 6 महीने की ऑर्डर इनटेक ऑलरेडी 6,000 से ऊपर है। एंड इसके साथ साथ ग्रॉस मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। कंपनी पहले 35% जैसा कर रहा था, अभी ऑलमोस्ट 36% जैसी ग्रॉस मार्जिन हो गई है। सो यहाँ हमारा अर्निंग्स कैगर बिटवीन CY22 टू 25 अभी भी 25% प्लस में बन रहा है। सो जब भी डेफिनेटली करेक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग जोन में है, बोथ द ऑटोमेशन कंपनीज एबीबी एंड सीमेंट। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल में काफी पॉजिटिव है। कार्बोरंडम में हमने इनिशिएट किया था कपल ऑफ मंथ्स बैक। कार्बोरंडम राइट नाउ आई थिंक आफ्टर द रिसेंट एक्विजिशंस थोड़ा सा साइडवे रहा है स्टॉक, बट इसमें भी हमें काफी अच्छा अर्निंग्स अगर दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज डेवलप हो सकता है। कंपनी अब्रेसिव्स में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मार्केट लीडिंग पोजीशन में है, एंड जो दूसरे सेगमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ओवरऑल एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट के काफी अच्छे चांसेस हैं इन FY25 एंड FY26, और हमें लगता है कि स्टॉक में 20-25% पोटेंशियल यहाँ से बन सकता है। हमारा इसमें बाय रेटिंग है इस स्टॉक में। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए कि इस समय सेक्टर की पोजीशंस क्या हैं। यस यस यस, मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा कि एज ए थीम हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल और प्रोडक्ट कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू है, और जैसे मैंने कार्बोरंडम हाईलाइट की उसी तरह हमें लगता है जैसे ग्रीनवेल हो गया या फिर वोल्टेम्प हो गया, त्रिवेणी, इनमें आई थिंक अच्छे नंबर्स आने के आसार है इन कमिंग क्वार्टर्स। डिस्पाइट वैल्यूएशन स्ट्रेंथ तो प्रॉफिट बुकिंग कांट बी रूल्ड आउट फॉर श्योर, बट आई थिंक सेक्टर स्टिल इज अट्रैक्टिव। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, पूरे सेक्टर्स के बारे में व्यू दिया, स्पेसिफिक शेयर्स को भी आपने कोट किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया अमित, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद ज्योति लैब के अंदर एक अच्छी बढ़त आई है। मेरे को ध्यान नहीं है कि ओपनिंग में किसने इसको नोटिस किया था, लेकिन फिर भी ये वापस पूछने वाला एक शेयर है। सोनी, एक बार ज्योति लैब आप वापस से चेक करेंगे, 4% ऊपर है, 15 रुपये की तेज़ी है। आई थिंक डिम्पी जी अभी जस्ट हमने ज्योति लैब के बारे में डिस्कस किया था, मेरा अभी भी वही माना है। हालांकि ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, और 370 के ऊपर ही आज एक बार क्लोज करने की कोशिश तो करेगा ही। तो अगर ये इसी लेवल पे मेंटेन करता है और नीचे डिप नहीं दिखता है तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली वो 400 के तरफ भी भाग सकता है। और बेहतर हो सकता था अगर हमको डिप मिलता और उसमें से कोई लेते हैं हम बाई, बट अभी डिप तो दिख नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी 400 की तरफ ही जा सकता है इमीडिएटली। आज अगर हम देखेंगे तो अभी के लिए अभी वो 356 का एक सपोर्ट होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, खैर इस बीच आपको बता दें कि बैंक निफ्टी ने स्पीड पकड़ी है
आज SBI ने अपना काम किया। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिए आप। SBI बैंक निफ्टी भी दिखाई है 44,500। कल वीकली एक्सपायरी थे बैंक निफ्टी की और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी है। निफ्टी के अंदर भी कुल मिला के आप 15 पॉइंट की गिरावट इस समय देख पा रहे हैं। खैर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं